बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आउटसाइडर्स के लिए कोई जगह नहीं, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। अब तक तो नहीं मिली, पर अब लगता है कि शायद मिलने वाली है। कहते हैं ना, लाइफ आपको एक झटका देती है, एकदम से आपका स्कूल का वो सेशन छूट गया ना, स्कूल आपको जाना अलाउड नहीं है। पर आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो लड़का प्रयागराज से बॉलीवुड तक का एक बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग जर्नी लेके आए हैं। रिजेक्शन से लेके फेम तक इनकी जर्नी बहुत ही यूनिक और इंस्पायरिंग रही है। 2019 की बात है, तो मैं पहला था जो बिग बॉस के मुझे पता चला था कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ और फिर शूट है मेरा, और सलमान खान के साथ मेरा शूट है और कोडिंग पे आऊँगा। तो वो तो अलग लेवल का मेरा एक्साइटमेंट था। फिर उसके बाद 3 महीने तक काम नहीं था, तो वो भी आपको फेस करना है। तो वो उस चीज़ को उन्होंने कैरी किया, इसीलिए सलमान खान, शाहरुख खान 25-30 साल हो रहा है, या धर्मेंद्र जी, सारे लोग अभी तक, अमिताभ बच्चन अभी तक हैं। जो आपको सुकून दे, वो आपको जो आपको खुशी दे, वो चीज़ आपको करनी चाहिए। भले ही आप उसमें 10 रुपये कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो। अगर वो प्रयागराज से मुंबई आए थे तो 3 चीज़ों को लेके आए थे: बहुत सारी जिद, बहुत सारे सपने और कुछ कर दिखाने के जोश। इनकी स्टोरी प्रयागराज से मुंबई तक ये एक बहुत ही नायाब और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें हम बहुत सारी एस्पेक्ट को टच करते हैं, जैसे कि रिजेक्शन कैसे हैंडल करना है और साथ ही साथ फेम भी कैसे हैंडल करना है। बट मैंने एक अभी चैलेंजिंग रोल बीच में किया था, चिट्टा में एक सीरीज़ आई थी मेरी। एक टाइम था मेरे अकाउंट में शायद 11 रुपये थे या 21 रुपये थे, और मैं ख़त्म हो गया था पैसा मेरे पास। शुरुआत की टाइम थी और मैं 12-1 बजे मैं वॉक करने निकला हूँ खाना खाने के बाद, और मैं वॉक करते करते देखा कहाँ पहुँच गया, बैंड्रा क्रॉस हो गया, दादर पहुँच गया मैं, अंधेरी से दादर में पैदल। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो लर्निंग किया है, जो मुझे पता है, एक एक्टर बनने के लिए 5 तो नहीं कह सकता मैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट हाँ, मतलब पहला पॉइंट ये हो सकता है कि सबसे पहले आपको अच्छा इंसान होना चाहिए। एक्टर को बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक एक अच्छे इंसान नहीं होगे, आप उस किरदार को वैसा पोर्ट्रे ही नहीं कर सकते। दूसरा, एज एन एक्टर वो एक स्टार्टअप माइंड थिंकर भी हैं, जिन्होंने खुद 9 लिम्स के स्टार्टअप का स्टार्ट भी किया है। सो ही जस्ट नॉट इनटू एक्टिंग, बट देयर आर मल्टी फैसेटेड फीचर ऑफ अमन जेटली। और इतने डिस्कशन के बाद मुझे एक छोटा सा शायरी याद आती है अमन के लिए, वो ये है कि तू साही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। सो लेट अस talk and discuss more about Aman, and also this episode is very special to me because Aman is just not an actor, he is a person who had dared to think that he can do anything if you are whether you are an outsider or whether you are new to any field. Let's welcome Aman on Beyond the Framework Show. जय जगन्नाथ। मेरी पहली बार ये एक्सपीरियंस है कि मैं आज एक्टर मिल रही हूँ किसी से, हमेशा टीवी पे दिखा है, एंड आई वुड से कि वाव वाली फीलिंग होती है, हमेशा इंस्पिरेशन होता है, चाहे एक पॉजिटिव कैरेक्टर देखो या नेगेटिव कैरेक्टर देखो। मतलब मुझे हमेशा लगता है कि कैसे कर लेते हैं ऐसे, मतलब हमसे तो कैमरा के सामने खड़े होके कुछ और बोलना जो कि हम एक्चुअली फील नहीं करते, इट्स सो डिफिकल्ट। बट बीइंग एन एक्टर, now I can understand that you inspire lot of person, but at the same time you carry many things within. So that's the starting point of my podcast. It's an honor to meet you, Aman, and great कि we met, and I would like to understand first thing that कि अमन क्या है, मतलब एज ए पर्सन क्या पसंद करते हैं, है क्या अमन? पहले तो अमन एज अ पर्सन बहुत सिंपल है। अमन मतलब मैं खुद बिलीव करता हूँ इन चीज़ों में कि कहते हैं ना, आपको चीज़ें संस्कार से मिलती है, आपको घर से मिलती है। तो मैं बहुत सिंपल लिविंग और बहुत ही नॉर्मल लिविंग पर्सन हूँ, और मैं बहुत लाइफ को एंजॉय करता हूँ, और मैं प्रेजेंट में रहने की पूरी कोशिश करता हूँ, और बस बहुत सोशल हूँ मैं, बहुत मुझे
फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मुझे खाना पसंद है, मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है। मतलब मैं एक जगह मैं कंटिन्यू नहीं बैठ सकता। Okay. मतलब मुझे हर एक स्टेप पे मुझे कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने का बहुत मन करता है। और इसीलिए लोग कहते हैं ना कि आपको 2 नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए। मैं 10 नाव पे पैर रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि आप आज के जमाने में अगर आप 10 नाव पे पैर रखते हैं तो आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं और अपने आप को और ज्यादा जानते हैं। वो कहते हैं ना कि क्यों लिमिट करना किसी एक्सपीरियंस, एक ही लाइफ मिली है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्यों लिमिट करना, है ना, दैट्स हाउ। सो फर्स्ट मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि वो स्पार्क क्या था कि आप एक्टिंग की तरफ गए? क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था या कोई इंस्पिरेशन था जो कि आपको ड्राइव करता है टू डू ऑल दिस? इंस्पिरेशन तो बचपन से था, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट फैमिली में ही पैदा हुआ। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, सब लोग मेरे फैमिली में सभी आर्टिस्ट थे। इवन मेरे परदादा भी आर्टिस्ट थे। Okay. तो मुझे घर से वो संस्कार में मिला। और बचपन से ही पापा को, क्योंकि मेरे पापा एक रिनाउंड पेंटर है, आर्टिस्ट हैं, तो मैं बचपन से ही मैं उनको देखता था जब वो पेंटिंग्स बनाते थे और ब्रश। तो मेरे खिलौने अक्सर कलर्स हुआ करते थे, मैं कलर्स के साथ खेलता था, ट्यूब्स के साथ खेलता था। तो देन उसके बाद देखते 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 बस ये था कि यार मुझे भी पेंटिंग करनी है, मुझे भी आर्ट करना है। तो वो चीज मुझे इंस्पिरेशन वहां से मिली, मेरे फैमिली से मिली, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और बस तो वो मुझे बहुत इंस्पायर किया। और पापा को भी देखना इस तरह से, उनका हर महीने हर कुछ दिन पे उनका नाम अखबारों में देखना, न्यूज़पेपर्स में उनको बारे में पढ़ना, तो वो चीजें आई कि नहीं मुझे भी कुछ क्रिएटिव करना है, मुझे भी कुछ वो करना है। तो सो एज एन आर्टिस्ट आपको क्या बहुत अट्रैक्ट करता है? फेम, मनी या कुछ और जो मुझे नहीं पता, मतलब वी कैन नॉट डिफाइन। मनी तो एज सच, मनी अट्रैक्ट मुझे बचपन से नहीं किया। बट हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि मनी आज के दौर में बहुत जरूरी है। आपकी सारी प्रैक्टिकल नीड्स को पूरा करता है। इमोशनली मैं नहीं कहूंगा, प्रैक्टिकल नीड्स को तो पूरा करता है और आपको खुश भी रखता है मनी। बट हाँ, आपने कहा फेम मुझे बचपन से ही, मतलब मुझे था कि मुझे नाम कमाना है। स्कूल टाइम में ही मतलब हमेशा रहता था कि यार इस स्पोर्ट्स में भी जाना है, इसका भी ये करना है, फुटबॉल भी खेलना है, बास्केटबॉल भी खेलना है, स्विमिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। और किसी भी तरह क्लास 6, 7, 5th में रहता था, पापा का नाम पेपर में आ रहा है तो मुझे अपना नाम भी चाहिए पेपर में किसी तरह। तो वो फेम का जो नशा, जो फेम का जो चस्का था, वो मुझे बचपन से लग गया था। Okay. और बचपन से ही स्कूल टाइम में भी ऐसे कुछ मतलब ट्रेजेडीज भी हुई मेरे साथ। और जो कि मतलब वो ट्रेजेडी मैं कहूंगा कि वो फेम की वजह से ही हुई, जो कि वो नेगेटिव पॉइंट था। और वो फेम ने मुझे नेगेटिव भी दिया, पॉजिटिव भी दिया। कहते हैं फेम का कुछ नेगेटिव भी होता है लाइफ में। तो वो स्कूल में कुछ एक इंसिडेंट हुआ था मेरा, तो और उस इंसिडेंट की वजह से मेरी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा चेंज भी हुई और मैं बहुत ज्यादा ग्रो भी किया। और मैं कहूंगा कि अगर वो इंसिडेंट नहीं होता मेरे साथ तो शायद मैं एक्टर ना होता। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था। तो बताना चाहेंगे या? तो मेरा तो भाई दोस्त स्कूल का, वो भी मेरे साथ ही आया हुआ है, वो भी इस इंसिडेंट के बारे में जानता है। तो इंसिडेंट ये था कि मैं क्लास 10th की बात है, मैं फ्लैग बेयरर था, हाउस कैप्टन भी था स्कूल का, अपने ब्लू हाउस का। तो उसके बाद बहुत ज्यादा ये था कि हम लोग फेमस थे बहुत, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, हर जगह नाम था। अब अचानक से क्या हुआ, कुछ हर स्कूल में कुछ गैंग्स होते हैं, हर स्कूल में कुछ ना कुछ एक ग्रुप होते हैं लोगों के। तो बस तो फिर ये था कि स्पोर्ट्स डे का टाइम था वो। तो स्पोर्ट्स डे के टाइम में क्या होता है कि सारे फ्लैग बियरर्स अपना फ्लैग लेके स्पोर्ट्स डे के बाद गेम्स रूम में वो रख देते हैं जाके फ्लैग। तो अब हम लोग वहीं पे थे स्कूल के अंदर ही, और पता चला कि अब कुछ सेट ऑफ लड़कों ने रैली निकाली है। तो मतलब वो रैली ऐसी स्कूल की निकली। तो मैं स्कूल के बारे में बता दूं, मेरा स्कूल है बॉयज हाई स्कूल, जहां से श्री अमिताभ बच्चन जी भी पास आउट है। तो मैं उसी स्कूल का पढ़ा हूं। तो उस
स्पोर्ट्स डे के टाइम में वो रैली निकली थी, और वो रैली शहर में वो सारे लड़कों ने 40 से 50 स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने लेके वो फ्लैग वैग लेके रैली निकाली, जो कि शहर में उस दिन दूसरे स्कूल्स में, गर्ल्स स्कूल में और दूसरे कोएड स्कूल में जाके उन्होंने कुछ मिसहैप्स किए, और जिससे कुछ इंजरीज हो गई स्टूडेंट को, और बहुत ज्यादा मतलब तो उन सेट ऑफ सारे लोगों के खिलाफ कंप्लेन्स हो गई थी। और क्योंकि मैं उस रैली का हिस्सा भी नहीं था, और नेक्स्ट डे क्योंकि मैं एनसीसी में भी था, मैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स में एनसीसी में भी था, तो नेक्स्ट डे मैं एनसीसी का नेशनल कैंप करने जा रहा था। अच्छा। और हम लोग को ये पता था कि रैली निकली है और हमारे सारे फ्लैग्स चले गए बाहर, तो बट ये था कि हमारे कुछ टीचर्स को पता था कि हम लोग नहीं है इन्वॉल्व, और हम लोग दूसरे बैक गेट से अपना घर निकल गए थे, क्योंकि कुछ गड़बड़ होने वाला था उस दिन प्रयागराज शहर में। तो पर वही गड़बड़ हुआ, उन लोगों ने कुछ ऐसा किया पूरे शहर में, बहुत जगह पे उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी कि मतलब लोगों को बहुत वो हुआ उसपे, और हार्म हुआ, और मतलब कहेंगे कि मतलब कहते हैं ना दिवाली वाले बॉम्ब भी उन्होंने कुछ फेंके कुछ जगहों पे, तो कुछ इंजरीज हुई लोगों को। और घूम फिर के क्या हुआ कि जब पूछा गया कि कौन कितना इन्वॉल्व था, तो हेड कैप्टन से पूछा गया कि कौन इन्वॉल्व था, तो बस वो लाइन से जो पहले कुछ नाम जो आते हैं जो फेमस थे, कौन हो सकता है, उस टाइम प्रिंसिपल से लेके कमिश्नर से लेके पुलिस सब लोग पूछ रहे कि कौन इन्वॉल्व हो सकता है इन चीजों में। तो वो 40-50 लड़कों में उसमें मेरा भी नाम आ गया, क्योंकि मैं बहुत हिट लिस्टेड में था और फेमस था अच्छी चीजों को लेके, और वो सारी चीजों को लेके भी था, तो बस नाम आ गया। तो बस वो नाम ऐसा आया, और वो नाम मतलब, और नेक्स्ट डे मैं निकल गया था एनसीसी कैंप के लिए दिल्ली, और दिल्ली में मेरा नेशनल कैंप था। और फिर विद इन एक हफ्ते के अंदर कुछ लोगों ने अपने नाम हटवा लिए, कुछ लोगों ने जाके सोर्स लगा के करा लिए, पर मेरा नाम मतलब नहीं हटा, और मैं वहां पे नो नेटवर्क जोन में था, बट मुझे तब पता चल गया था कि नाम आ गया है। पर वो लेटर घर में 7 दिन के अंदर पहुंच गया, और उसमें लिखा था कि इन्वेस्टिगेट हो गया हूं मैं, और मैं 11th का कुछ था एग्जाम मैं नहीं दे सकता ये वाला करके वो हो गया। अब मैं किसको समझाऊं क्या, कोई मेरा समझ नहीं रहा था। इवन मेरे फादर ये वो सब लोग मतलब अगेंस्ट हो गए थे कि हाँ तुम तो जरूर होगे, तो वो होता है ना पेरेंट्स का। तो अब कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, बट ठीक है। बट मन में ये था कि कोई बात नहीं यार ये वो। तो फिर उस टाइम पे कैसे करके मैंने 12th एग्जाम दिए, मैं निकला फिर, और बट वो झटका था, कहते हैं ना लाइफ आपको एक झटका देती है, एकदम से आपका स्कूल का वो सेशन छूट गया ना, स्कूल आपको जाना अलाउड नहीं है, और वो सारी चीजें आ गई आपके ऊपर, और तो झटका लगा। फादर ने भी बोल दिया था जो करना है अपने दम पे करो, अब मैं तुम्हें कोई चीज से सपोर्ट नहीं करूंगा, और अपने से निकालो। फिर मैं रात दिन एक करके फिर मैं बीएचयू के एंट्रेंस की तैयारी करने लगा, स्केचिंग ड्राइंग, रात भर रेलवे स्टेशन पे बैठ के मैं ड्राइंग्स बना रहा हूँ, स्केचिंग कर रहा हूँ कि नहीं अब मुझे प्रूफ करना है और कुछ करना है, बहुत हो गया मैं ये। फिर वो किया मैं उस टाइम पे मैं बहुत सीरियस हुआ लाइफ को लेके, और क्योंकि वो झटका ऐसा लगा था। देन फिर ये हुआ कि मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाइन आर्ट्स मैंने क्रैक किया। ऑल इंडिया मेरी 4th रैंक थी जनरल में, तो वो क्रैक किया और वहां मेरा एडमिशन हुआ। तो वो लाइफ एकदम से स्प्लिट चेंज हुई, और मैं उस इंसिडेंट को इसलिए बोलता हूँ कि अच्छा था हुआ, अगर नहीं होता तो शायद मैं सो कॉल्ड वैसे ही कंफर्ट जोन में रहता, मैं ऐश कर रहा होता, मैं उस चीजों में एंजॉय कर रहा होता और सब कुछ कर रहा होता, इतना सीरियस शायद नहीं हुआ होता मैं। तो वो इंसिडेंट ऐसा था कि एकदम से चेंज कर दिया मुझे, मतलब एकदम सीरियस बना दिया। मतलब प्लेफुल से सीरियस वाला ट्रांजिशन हुआ ही फिर। ट्रांजिशन वो हुआ, कहते हैं ना कि हर इंसान को लाइफ में एक झटका मिलना बहुत जरूरी है, मतलब तभी वो चेंज होता है, स्विच होता है। तो वो मतलब वो इंसिडेंट मेरा था। तो आप स्टडी में कैसे थे? मैं एवरेज था, मतलब कोई बहुत अच्छा भी नहीं था और बहुत बुरा भी नहीं था, मैं एवरेज स्टूडेंट था स्टडी में। और बस। तो क्योंकि फैमिली में सब कर रहे थे इसलिए आपने फाइन आर्ट्स चुना था? हाँ, मतलब फैमिली में सब कर रहे थे ये भी रीजन था, और मैं ड्राइंग में थोड़ा अच्छा भी था क्योंकि मैं करता भी रहता था, स्क्रिबल करता रहता था, ड्राइंग से करता रहता, तो मुझे मजा आता था। और मुझे ये था कि कुछ ऐसा करना है जिसमें नाम हो, पैसा वैसा मुझे नहीं पता, मुझे नाम चाहिए। जो फेम की बात कही, तो वो बचपन से फेम का नशा था। तो कभी वैसे जनरिक जो लोग जॉब करते हैं वो करने का मन नहीं था? नहीं, जॉब तो करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मतलब कि मुझे 10 to 5 वाली जॉब का मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि मैं किसी के अंडर में काम करूं, वो करूं, मतलब वो नहीं था मुझे।
ये था पेंटिंग्स बनाना, एग्जीबिशंस लगानी है, पेंटिंग सेल करना है, ये सब स्टार्टिंग में मेरा बहुत शौक था। ओके ओके। तो फिर फाइन आर्ट से आपने फिर उस पे कैसे, एक्टिंग में कैसे स्विच करा एज ए करियर? फाइन आर्ट से एक्टिंग में मैंने ऐसे स्विच किया कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था PHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो अब क्योंकि स्कूल में मैं एलिक्यूशन वगैरह में भी पार्टिसिपेट मैंने किया था, स्टेज मुझे बहुत पसंद था, डांस वांस भी मैं करता रहता हूँ और उस टाइम भी बहुत करता था, तो स्टेज बहुत पसंद था मुझे। तो मुझे पता चला कि एक वर्कशॉप होने वाली है मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर, थिएटर वर्कशॉप। ओके। तो देखा कि मेरे कुछ सीनियर्स कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो मुझे देख के अच्छा लगा, यार ये स्टेज का काम है, मुझे यार मुझे मतलब एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मैंने वो पोस्टर में देखा, तो फिर मैं गया उस वर्कशॉप में, और उस वर्कशॉप में मैं जब गया तो मैंने कहा वाओ यार ये तो, और जब मैंने रिहर्सल शुरू किए और मुझे एक लाइन मिली थी डायलॉग बोलने को उस टाइम पे, तो और मुझे कहा यार उसको 30 दिन तक मुझे बोलना है अच्छे से और प्रैक्टिस करना है। तो वो बस मैंने किया, 25-30 दिन का वो रिहर्सल थी, सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस, थिएटर गेम्स, बहुत सारी चीजें होती थी वहां पे। तो बस वो उसको करने के बाद जब लास्ट डे का शो का टाइम था, बहुत एक्साइटेड था, और मेरा उसमें कैरेक्टर था रविंद्रनाथ टैगोर जी का कैरेक्टर था। मैंने दाढ़ी वाड़ी लगाई हुई थी और मैं एकदम रेडी कि यार आज तो मस्त परफॉर्म करूंगा ये वो, और बढ़िया। और मैंने जब दाढ़ी लगाई और मैं स्टेज पे गया, मेरी दाढ़ी स्लिप कर गई थी और ऑडियंस के सामने मेरी आंख नीचे हो गई, और मैं डायलॉग पूरा बोल रहा हूं और देख रहा हूं कि ऑडियंस हंस रही है आगे की 3 रो में। शिट। बट मैंने उसको कॉन्फिडेंटली मैंने डायलॉग बोला, उसको मैंने ऐसे पेस्ट वेस्ट किया और मैं फिर से वैसे ही बोलने लग गया। तो वो मेरा पहले वो था, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, उसमें मेरी गलती भी थी, क्योंकि मेरे डायरेक्टर ने बोला था कि एक बार दाढ़ी लगा के तुम एक दिन पहले ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। मैंने कहा नहीं रे सर, हो जाएगा, पेस्ट कर लेंगे उसको, हो जाएगा सर। अरे बिंदास, क्योंकि डायलॉग मैंने एकदम प्रैक्टिस कर लिया था, उस पे फोकस ही नहीं किया, मेकअप पे फोकस नहीं था। हाँ। तब मुझे पता चला कि आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, ये एक्टर के 4 टूल्स होते हैं। अच्छा। आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। तो ये 4 टूल्स मेरे चारों आपको पैरेलली, आपको मतलब अच्छे से, आप एक्टर तभी ट्रेंड है जब ये 4 टूल्स पे वो वर्क करता है। तो आहार्य मतलब कॉस्ट्यूम होता है, आंगिक मतलब आपका बॉडी होता है, वाचिक मतलब आपकी वॉइस होती है, आवाज होती है, आहार्य मतलब स्पिरिचुअली जब आप कनेक्ट करते हो, जब आप परफॉर्म करते हो, भगवान से जब कनेक्ट करते हो, वो स्पिरिचुअल होता है। अच्छा। तो वो आहार्य उस टाइम कॉस्ट्यूम बहुत जरूरी था, और तो वो मेरा वो हल्का सा मिस हुआ था, बट शो बहुत अच्छा हुआ था। फिर उसके बाद मुझे कॉलिंग आ गई थी स्टेज से, यार अब यही करना है। ओके। तो मैं फर्स्ट ईयर में जैसे ही एंटर किया पेंटिंग के, मैंने तुरंत मेरे दिमाग में आ गया कि यार अब थिएटर करना है, तो अब थिएटर को और एक्सप्लोर करना है, प्ले करना है। और थिएटर में आपने क्या क्या, मतलब आगे कितना, अराउंड 10 ईयर तो आपने दिया ही थिएटर को? मैंने 10 साल थिएटर लगभग किया। हाँ। 2010 से लेके मैंने 2017, 18, 20 तक मैंने थिएटर किया। फिर मैंने थिएटर में ऑल इंडिया शोज किए मैंने। भारंगम में परफॉर्म किया, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD का भारंगम होता है, उसमें परफॉर्म किया मैंने। थिएटर ओलंपिक्स में परफॉर्म किया मैंने। इंडिया के लगभग हर स्टेट्स में, हर शहर में मैंने प्ले किए। भोपाल हो गया, जयपुर हो गया, अपना भुवनेश्वर हो गया, जम्मू हो गया, पंजाब हो गया, हर जगह मैंने परफॉर्मेंस दिए, प्ले की। हम लोग ट्रैवल करते रहते थे अलग अलग जगह पे। और मैं BHU के यूथ फेस्टिवल का, मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैं एज ए लीडर भी था, तो मैंने यूथ फेस्टिवल में BHU को रिप्रेजेंट किया। वहां से नेशनल्स गया मैं, फिर पंजाब से भी मैं नेशनल गया थिएटर में। अच्छा। तो थिएटर के मैंने सारे एस्पेक्ट को जिया, मतलब तो थिएटर कहते हैं ना, रच के किया थिएटर। तो एक एक्टर के लिए डायरेक्ट एक्टिंग में एंट्री करना, बट अगेन विद ए वेरिएशन, जैसे कि थिएटर प्लस उसमें जाना, अगर इसका एग्जांपल लो तो बोमन ईरानी भी थिएटर से ही गया है। जी जी, है ना? तो डिफरेंस क्या होता है, मतलब थिएटर इज मोर इम्प्रॉम्प्टू, और क्या डिफरेंस होता है एज एन एक्टर? थिएटर बेसिकली क्या होता है, एज एन एक्टर आपको थिएटर जो है आपकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब थिएटर एज एन एक्टर, आपको एक्टिंग का जो क्राफ्ट होता है वो थिएटर से ही मिलता है। वो कैमरा एक्टिंग इज ऑल्सो ए क्राफ्ट, वो डिफरेंट क्राफ्ट है। थिएटर एक डिफरेंट क्राफ्ट है, बट
थिएटर एक्टिंग जो है वो आपको ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है, मतलब आपको एज अ ह्यूमन बीइंग भी बदल देती है, आपको मतलब ओवरऑल आपको चेंज कर देती है, और आपको सारे इमोशंस, कहते हैं थिएटर में 9 रस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो 9 रस पूरा आपके इमोशंस पे है, तो 9 रसा जो है, तो नवरस हम पढ़ते हैं थिएटर से, तो थिएटर से जितना रूटली हम एक्टिंग को सीखते हैं वो थिएटर से सीखते हैं। फिर सारे अलग अलग मेथोडोलॉजीज है, वेस्टर्न एक्टिंग, रशियन एक्टिंग, हर स्टैनिस्लैवस्की, मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं एक्टिंग के, फिर वो आप धीरे 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 आप सीखते हो। बट थिएटर एक रूट है एक्टर का। फिर थिएटर से मुंबई कैसे गए? क्योंकि प्रयागराज से मुंबई ये आई थिंक आपके लिए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन होगा, जर्नी होगा। थिएटर से मुंबई में जब मैंने, क्योंकि मैं फाइन आर्ट्स कर लिया था, मैंने 2014 में अपना फाइन आर्ट्स खत्म किया, फिर उसके बाद 15-16 2 साल मेरा था, मास्टर्स मैंने किया पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से, मास्टर्स इन टीवी एंड फिल्म, मैंने 2 साल मास्टर्स किए। देन उसके बाद मास्टर्स करने के बाद मैंने ये था कि मुझे FTII जाना है, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में मेरा मन था कि मुझे एडमिशन लेना है, क्योंकि इंडिया का हमारा एक लौता फिल्म इंस्टीट्यूट है जो पुणे में ही है हमारे। अच्छा। और बट वहाँ पे 12 सीट्स होती हैं, सिर्फ 12 सीट, जनरल की 6-7 सीट्स आई थिंक होती है, अभी क्या सिनेरियो अभी नहीं पता, बट 12 सीट्स थी। बट क्या हुआ कि अनलकली 2014-15 में कुछ वहाँ पे इशू चल रहा था FTII में, तो उस इशू की वजह से वहाँ पे 0 ईयर हो गया, 2015 में फॉर्म्स ही नहीं आए FTII। ओके। तो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, तो मैं मतलब फॉर्म ही नहीं भर पाया उसका, और हमने कहा यार अब साल तो वेस्ट नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो फिर मैंने मास्टर्स, मेरा एडमिशन हो गया, मास्टर्स किया, और अनलकली 16 में फिर से 0 ईयर हो गया, तो 2 साल तक वहां एडमिशंस नहीं हुए थे FTI पुणे में। तो मैंने कहा यार अब 2 साल निकल गया और मेरा मास्टर्स चलने लग गया, तब मैंने कहा अब नहीं जाना है, 2 साल हो गए यार, अब थिएटर करते हैं। और अब 2 साल में इतना ज्यादा मैंने सीख लिया था थोड़ा बहुत कि मेरा, फिर कुछ हमारे प्रोफेसर्स, कुछ थिएटर गुरुज ने भी बोला कि FTI क्या करोगे जाके, तुमने इतना एक्सपीरियंस ले लिया है, अभी तुम सीख सकते हो बट डिसाइड करो। फिर मैंने प्लान किया कि नहीं यार अभी मैं अब प्रैक्टिकल अब करूंगा, अपने फ्लोर पे अब करूंगा कुछ काम। तो बस 15-16 में वो करने के बाद मैं थिएटर, फिर भी मेरा थिएटर चलता रहता था, अलग अलग थिएटर डायरेक्टर्स मुझे प्ले के लिए ऑफर करते थे, तो मैं जाता था, प्ले करता था। और एक दिन क्या हुआ कि अचानक से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, बॉम्बे से कॉल आया कि एक प्ले हो रहा है NCPA में, NCPA नरीमन पॉइंट में, नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, टाटा थिएटर में शो होगा उसका, और वहां पे आपको आना है। आप सेलेक्ट हो गए, पूरे इंडिया से 16-17 एक्टर्स को सेलेक्ट किया गया, तो मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। तो उसमें अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स थे उसमें, तो मैं वहां पहुंचा, और बस वहां पे 3 महीने का वो रिहर्सल था। तो मैं विरार से लोकल पकड़ता था और चर्च गेट जाता था एंड टू एंड डेली, और वो सबसे खतरनाक लोकल होती थी सुबह पीक टाइम पे। 9 बजे हमारा रिहर्सल होता था, और कहते हैं कि 6 से 10 आप उस लोकल को पकड़ नहीं सकते। तो मैंने वो लोकल, सुबह 9 बजे रिहर्सल होता था और मैं 6 बजे जाके पकड़ता था। तो पहले दिन मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने 12 से 13 लोकल ट्रेन छोड़ी थी, इतनी भीड़। हाँ, डर रहा था मैं, मतलब लोग ऐसे लटक रहे हैं, मैंने कहा यार कैसे पकड़ूं, ये तो गेट पे ही जगह नहीं है। फिर 12-13 लोकल छोड़ने के बाद मैंने फिर पकड़ी, मैंने कहा नहीं अब तो 7:30 बज रहा है, 1.5 घंटा हो गया स्टेशन पे मुझे, भाई अब तो घुसो अंदर। फिर मैं घुसा हूँ, और उस टाइम में गेट पे लटका हुआ था, और मैं गेट पे लटका था, और वो भी एक एक्सपीरियंस बड़े मजेदार है। मैं जब बोरीवली क्रॉस हुआ है तो मुझे याद है मैं गिरने वाला था, या गिरने नहीं वाला था, मतलब शायद मेरी बॉडी लड़ने वाली थी पोल वोल से। तो कोई मराठी लड़का था, उसने कुछ मराठी में बोला, और मुझे पता नहीं मेरा हाथ पकड़ के उसने कुछ अंदर ऐसे किया, मुझे गुस्सा आई बहुत तेज, ये क्या कर रहा है वो। तो अंदर और लोग अंदर बैठे खड़े तो फंसे हुए थे, कहते उसने इसलिए किया, अगर वो नहीं करता तो आप लड़के कट के गिर जाते। ओहो। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोग को सब पता है कि कैसे बॉडी रखनी है और कितने मिनट में कौन सा पोल आ रहा है, क्योंकि उनकी रोज की आदत है। तो एक तरह से उन्होंने बचाया। तो फिर अब मैं अंदर गया, फिर उसके बाद से मैंने कहा नहीं और पहले की लोकल पकड़ूंगा। फिर मैं 4:30-5 बजे उठ के जाता था, और फिर जो लोकल मिलती थी, फिर 6-7 बजे मरीन ड्राइव पहुंच जाता था 2 घंटे पहले।
फिर मरीन ड्राइव में मेडिटेशन करना, घूमना फिरना, मरीन ड्राइव में टाइम पास करता, तो वहीं पे हमारा रिहर्सल होता था। तो 3 महीने वहां पे प्ले किया मैंने, बस एनसीपीए में फिर शो हुआ हमारा। और उस शो के डायरेक्टर सत्यव्रत राउत सर थे, हमारे आपके उड़ीसा भुवनेश्वर के ही हैं वो। और तो उनके साथ बस वो प्ले हुआ और बस वहीं से मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। मतलब शायद मैं 2019-20 में जाता, थोड़ा और लेट जाता, बट उसी टाइम पे मैं 2017 में मैं शिफ्ट हुआ बॉम्बे, और बस फिर जर्नी शुरू हो गई। जनरली लोग कहते हैं कि जो हॉलीवुड है, हॉलीवुड बॉलीवुड एक टाइम के बने हैं, बट अगर उसमें एक आउटसाइडर का आना इज टू डिफिकल्ट। तो अभी रिसेंटली तो बहुत एग्जांपल्स है, आप सुशांत का पॉइंट ले लो, कार्तिक का पॉइंट ले लो, बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैं बताना नहीं मतलब आई डोंट वांट टू गो वन बाय वन, बट कभी लगा नहीं कि आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाओगे कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं मुंबई, या थिएटर और कुछ करना चाहिए अपना? मतलब कभी मुझे ऐसा डर नहीं आया कि यार होगा कि नहीं, मुझे बस ये था कि यार जाके करना है और मुझे एक्टिंग करनी है। अब वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, स्टेज पे हो, कैमरे पे हो, मुझे एक्टिंग करना है, मुझे बॉम्बे जाना है और कैमरा एक्टिंग एक्सप्लोर करनी है, ये भी था। तो मैं बस बॉम्बे गया और मैं आगे का नहीं सोचता था। शुरू में बहुत टफ था बॉम्बे की जर्नी, और देन फिर धीरे धीरे 6 महीने तक तो बॉम्बे ने बहुत लात मारी है। और मतलब 6 महीने साल भर तो एक्सेप्ट करना, मतलब वो होता है ना कि कोई भी आता है तो बॉम्बे कहते हैं कि 6 महीना साल भर आपको लात मारता है, समुद्र की लहरें आपको पीछे फेंकती है। तो वो मेरे साथ ऐसा हो रहा था, हर दिन इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, बट वो मुझे करना था। और बस आप फिर से पूछिए वाला आपका मेन पॉइंट क्या था? मैं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि जो बॉलीवुड है वो आउटसाइडर्स के लिए है ही नहीं, है ना? आज पर एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत का ले लो, या कार्तिक आर्यन का ले लो, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। ऑल्दो दे आर सक्सेसफुल बट दे आर नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड बाय द मेन ग्रुप, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दैट मेन ग्रुप, बट वो क्या मोटिवेशन था कि इतने के बाद भी आप गए थे वहां पे मुंबई? क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बॉम्बे ही है जहाँ पे हमारा फिल्म कल्चर है, वही है। और ये है, अंदर से आपको हिम्मत और गट्स तो आपको रखनी पड़ेगी। अगर हम किसी की जर्नी को देख के और किसी की वो देख के अगर हम डर जाए या कुछ हो जाए तो वैसे नहीं होगा। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको बनना है, आपको करना है तो करना है, आपको जाना ही पड़ेगा। तो वो पैशन, वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए अगर आपको कुछ शहर में करना है तो मैं कभी डरा नहीं। और कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना क्या होगा, ये भी कभी नहीं सोचा मैंने कहा देखेंगे जो होगा। शुरू में ये था कि हो जाएगा यार, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। फिर धीरे धीरे पता चला कि यार बहुत टफ जर्नी है, पर कभी मतलब हार नहीं माना मैं, कि अभी भी नहीं माना हूँ हार। और हर दिन एक जर्नी है, हर दिन एक स्ट्रगल है। खैर मैं स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं बोलता हूँ, जर्नी बोलता हूँ मैं। तो कभी भी मुझे ये नहीं लगा। और जब आप बॉम्बे 1 साल रह लेते हो ना, तब वो आपको आउटसाइडर वाली फील भी आपको नहीं लगती है, आप फिर बॉम्बे के हो जाते हो। और हाँ, सो कॉल्ड हमारी इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया है कि आउटसाइडर एक्टर्स, ये आउटसाइडर है, ये नेपोटिज्म ग्रुप का है, ये ऐसा बनाया हुआ है। पर वो फिर आपके टैलेंट के ऊपर है एट द एंड, आप किस तरह के एक्टर हो और ऑडियंस का एक्सेप्टेंस है। आप अगर बहुत अच्छे एक्टर हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, तो ऑडियंस आपको मतलब सर पे चढ़ाएगी, और आप सबको फिर आपके क्राफ्ट के ऊपर है। और जितना भी लोग आपको दबा ले, जो भी कर ले, आप करोगे तो आप हर जगह फ्लरिश करोगे। इतने अच्छे एक्टर्स हैं, कार्तिक इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मनोज वाजपेयी हैं, जयदीप अहलावत हैं, ये सारे, और हर्षवर्धन राणे जो भी है, ये सारे जितने भी लेटेस्ट जो भी ट्रेंड कर रहे हैं, राजकुमार राव हैं, तो ये सब इनका कोई बैकअप नहीं था, इनका कोई वो नहीं था, ये आउटसाइडर ही हैं एक तरह के। तो इन सब ने अपनी मेहनत से बनाया है और सब कंटिन्यूअसली अच्छा काम कर रहे हैं। अगर देखो तो कुछ दिन 2 नवंबर को शाहरुख खान का 60th बर्थडे था। आई थिंक लाखों के लोग वेट कर रहे थे, इनका एक काफी बड़ी सेलिब्रेशन भी किया था उन्होंने। एंड अगेन जो स्टारडम उनको मिला है, मुझे नहीं लगता कि वो खुद भी बोलते हैं कि जितना मैं सबके दिल दिमाग में बैठ चुका हूँ कोई और ले भी पाएगा। तो
आपको क्या लगता है कि उस तरह का स्टारडम किसी और एक्टर को आगे मिलेगी कि नहीं कभी? इस पे मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्वेश्चन नहीं कर सकता। हो सकता है मिले, हो सकता है ना भी मिले। और क्योंकि इसका सबसे बड़ा एक टेक्निकल रीजन है जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, जो मेरा मतलब मानना है कि जब ये सारे स्टार्स जब ये राइज किए जिस टाइम पे, या इनके पहले के जितने स्टार्स थे, आप धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार साहब, ये सब उस टाइम के सेलिब्रिटी है जब हमारे पास मीडियम बहुत कम थे। हमारे पास फोन नहीं हुआ करते थे, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था, हमारे पास यूट्यूब नहीं था, हमारे पास कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं थे। घूम फिर के हमको सिनेमा में जाना पड़ता था, वो भी बहुत उस टाइम 10 रुपए, 20 रुपए, 6 रुपए उनके लिए बहुत कॉस्टली होता था लोगों के लिए सिनेमा में जाके पिक्चर देखना। और उस टाइम पे कंटेंट की जो समझ थी वो भी लोगों को इतनी ज्यादा नहीं थी, और ये था कि भाई ये इतना बड़ा आदमी आ रहा है तो वो गॉडली फिगर वैसे ही मान लेते थे। नो डाउट वो अमेजिंग एक्टर्स थे और हैं, और उनसे ज्यादा तो वो उस टाइम लाखों की जो भीड़ होती थी उनके लिए वो बड़ा पर्दा मतलब बड़े स्टार, मतलब वो भगवान। तो उन्होंने अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी प्रेजेंस और अपनी पर्सनालिटी, अपना हीरोइज्म, अपने ऑरा से वो स्टार बने। तो वो उस चीज को उन्होंने कैरी किया, इसीलिए सलमान खान, शाहरुख खान 25-30 साल हो रहा है, या धर्मेंद्र जी, सारे लोग अभी तक, अमिताभ बच्चन अभी तक हैं, क्योंकि वो जेनजी भी उनको देख रहा है, उनको मिलेनियल्स भी देख रहा है, उसके पहले के लोग भी सब उनको देख रहे हैं, और उन लोगों ने उनको उस लेवल पे पहुंचाया है। और अब वो स्टार्स एक्टर्स कर सकते, इसलिए मतलब थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है और कर भी सकते हैं, बट क्योंकि अब क्या हमारे पास प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, आप इतने ओटीटीज हैं, मैं ऐसे 10-15 ओटीटीज बता दूंगा आपको जो अभी फ्लोट कर रहे हैं, जो आए भी नहीं है, जिनको आप भी नहीं जानती हैं, हाँ, राइट, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। okay. इतने ओटीटीज हैं, इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, हर जगह पे फिल्में आ रही है, हर जगह पे वेब सीरीज आ रही हैं, टीवी पे इतना भर भर के 3 पहले एक सीरियल 6 साल 10 साल चलता था, अब 3 महीने में सीरियल्स बंद हुए हैं। तो इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए, जितने प्लेटफॉर्म होंगे उतने ज्यादा एक्टर्स आ गए, हाँ, राइट। और जितने ज्यादा एक्टर्स हैं तो सब बहुत अच्छी चीज है, सबको परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है, पर हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई है एंटरटेनर्स की, परफॉर्मर्स की। तो और आजकल ऑडियंस को क्या है कि पहले क्या है, हमारे पास हाँ गिने चुने कुछ स्टार्स थे, हमें इनको ही देखना है बस भाई, और कोई उतना है ही नहीं। अब तो हमारे पास ये भी ऑप्शन, हम स्विच करेंगे, हम इस एक्टर को देखेंगे, स्विच करेंगे, हम उधर देखेंगे, हम कहीं पे भी पॉज कर देंगे, हम कहीं पे भी प्ले कर देंगे। तो ये ओटीटी का ये जो आ गया है ट्रेंड, और स्मार्ट टीवीज का आ गया है, इन चीजों की वजह से मतलब इसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है, तो ये हो गया है। तो पर हाँ, कोविड के बाद ये बहुत अच्छी मतलब कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन हुआ और चेंज हुआ है कि अब आप ऑडियंस को बेवकूफ नहीं बना सकते। ऑडियंस को पता है कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। हम 500 रुपए लेके पॉपकॉर्न और जाके टिकट हम वेस्ट नहीं करेंगे। हम उतने का सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स का ले लेंगे, हम किसी और ओटीटी का ले लेंगे, और हमको पता है कि ये अच्छा ही है। अब आप कोई भी नॉर्मल वैसी एंटरटेनमेंट वाली फिल्में आप दिखा करके उनको बेवकूफ नहीं बना सकते, हाँ, राइट, क्योंकि वो इतना ज्यादा कोविड के अंदर कमरे के अंदर बैठ के वो देख चुके हैं कि उनको स्क्रिप्ट का भी अब नॉलेज ऑडियंस को, और क्या अच्छा है क्या खराब है। और इसीलिए वो आप देखो ना, हर तरह के आजकल कितने अच्छे अच्छे गुल्लक, पंचायत, अच्छे अच्छे जो हिट हो रहे हैं बड़े बड़े ओटीटीज, मतलब ये वही ऑडियंस हिट करा रही है जो दूसरे तरह की फिल्मों को भी हिट करा रही थी, और अब उन्हीं फिल्मों को फ्लॉप करा रही है और ऐसे कंटेंट को वो रिच कर रही है। हाँ, तो उनको पता है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो ये सारे रीजंस भी अब आ गए हैं। तो और हाँ, अब सेलिब्रिटी, स्टार, सुपरस्टार वाला कंटेंट अब थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि अब कम हो गया, अब एक्टर्स का हो गया। यार ये बहुत अच्छा एक्टर है, इसने इसमें अच्छा परफॉर्म किया, तो अब एक्टर वाली जो एक रिस्पेक्ट है ना, वो सब एक्टर्स को मिल रही है, क्योंकि ऑडियंस को पता है कि किसकी परफॉर्मेंस इस लेवल पे कितनी अच्छी है। तो ये चीजें चेंज हुई है। तो एक कहा जाए तो ओटीटी ने ऑप्शंस बढ़ा दिए ना कि कम करे। ऑप्शंस बढ़ा दिए हैं बिल्कुल, टेक्नीशियंस के, साउंड डिजाइनर्स, राइटर्स, आपके कैमरा पर्सन्स, डीओपी, सबके ऑप्शंस, मतलब सबके अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई, सबको चांसेस मिल रहे हैं, सबको ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब ये सब डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे आपने एक स्टार्टअप भी स्टार्ट किया था 9 लिम्स करके। हाँ, मेरी कंपनी एक है, स्टार्टअप है मेरा 9 लिम्स करके।
नाइन लिम्स मतलब 9 आर्ट फॉर्म्स को मैंने क्लब किया हुआ है। थिएटर, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया, फिटनेस और स्क्रीन प्ले राइटिंग, ये सारी चीजों को 9 आर्ट फॉर्म्स को लेके मैंने क्लब करके एक 9 लिम्ब शुरू किया है मैंने। ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म का मेरा यही मोटिव, मतलब मेरा वो है, टारगेट है कि एक रूफ के अंदर सारे आर्ट फॉर्म्स हो और थिएटर वर्कशॉप्स, इवेंट्स, फेस्टिवल्स, एग्जीबिशन, सारा कुछ एक रूफ के अंदर हो। और क्योंकि मैंने मल्टीपल आर्ट फॉर्म्स मैंने थोड़े सीखे हुए हैं, मैंने पेंटिंग सीखी है, मैंने फोटोग्राफी सीखी है, मैंने डांस सीखा है, मैंने सारी चीजें करी हुई है। तो ये सारी चीजों को मैंने क्लब करके एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें अभी मैंने स्टार्ट किया है कि इसमें पूरे इंडिया से सारे जितने हमारे आर्टिस्ट हैं उनको मैं बुलाऊं और उनसे मैं आर्ट को केटर करवाऊं और वो आर्ट को प्रमोट करें, वो सिखाएं यंगस्टर्स को। तो ये मेरा टारगेट है। और कोविड में मैंने एक किया भी था, मतलब आई वॉज द फर्स्ट इन इंडिया जिसने फर्स्ट इंडिया का पहला ऑनलाइन थिएटर फेस्टिवल किया था। अच्छा। तो 9 लिम्स ने और वाराणसी थिएटर हम लोग ने मिल के उसको किया था, जिसमें हम लोग ने सारे लेजेंडरी पद्मश्री, पद्मभूषण थिएटर के जो डायरेक्टर्स हैं और थिएटर गुरु हैं उनको हम लोग ने बुलाया था। राइट। फिर उसके बाद हम लोग ने 6-7 महीने तक नॉन स्टॉप ऑनलाइन फेस्टिवल्स किए थे। मतलब महाराष्ट्र फेस्टिवल, राजस्थान, हरियाणा फेस्टिवल, बनारस घराना, तो ये सारे स्टेट्स के फेस्टिवल उन्होंने लाइव किए थे। मतलब लाइव मतलब कि वो अपने घर से अपने रूम से वो परफॉर्म कर रहे थे हमारे पेज पे ऑनलाइन। ओके। तो आर्टिस्टों का टॉक सेशन भी होता था और देन वो परफॉर्म करते थे। तो ये पूरा मतलब हम लोग ने इसको किया था और अभी भी हम उसके वर्कशॉप्स चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट हमारा एक वॉइस वर्कशॉप पे हमने किया था अभी, और अब आगे और इसको करना है। अब मैं थोड़े ना मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर पूछूंगी क्योंकि वो मैं हर बार टच करती हूँ। एक एक्टर के लिए 2 फेसेस है कॉइन के। एक तो बहुत फेम वाला, ठीक है, जिसमें आपको सारी सक्सेस मिलती है। सेकंड आपका दूसरा फेस है जो कि लो फेज है, और शायद जो फेम वाला फेज कम टाइम का है 20% 30%, और नेक्स्ट जो लो टाइम जो है जिसमें कि आप अपने डिजायर्ड रोल को ढूंढते हो या जो भी डिजायर्ड कोलैबोरेशन देखते हो जो कि आपको मिल नहीं पाता। तो कितना मुश्किल या इजी है टू बैलेंस बोथ ऑफ द सेम थिंग, बिकॉज एनीवे सब आपको देखते हैं, है ना, एज एन एक्टर आप इंस्पिरेशन हो सबके लिए। सो कैसे अपने आप को मैनेज करते हो दोनों फेजेस में? मतलब लो फेज को और हाई फेज को कैसे बैलेंस करते हो? बैलेंस कैसे करते हो? अब मैं कोशिश करता हूँ, मतलब अब मैं मतलब उस चीज को करने लगा हूँ लास्ट 6 महीने 1 साल से। मैं कह सकता हूँ कि अब जब भी मैं कुछ अचीव करता हूँ ना, तो मैं अब ट्राई करता हूँ कि मैं स्टेबल न्यूट्रल रहूं। मतलब मैं उस लेवल पे भी एक्साइटेड रहूं, अच्छा, और मैं एकदम लो होके भी एकदम, हाँ, क्योंकि मैं उस मेडिटेटिव फेज को पाना चाहता हूँ कि मतलब सक्सेस जो है मुझे यहाँ पे भी ना आए और मेरा लो पॉइंट भी मुझे एकदम तोड़ ना दे। क्योंकि जब सक्सेस आप बहुत हाई पीक पे, जब वो खुशी जो मिलती है ना, तो उसके बाद जब आपको कुछ नहीं होता है ना, तो फिर वो जो ट्रांजिशन होता है बड़ा पेनफुल होता है। तो बहुत टफ होता है वो संभालना अपने आप को। मतलब आप अकेले ही रहते हो इस जर्नी में। मतलब आप, क्योंकि आप अपने माँ बाप को भी नहीं बोल सकते, आप किसी को भी नहीं बोल सकते, आप एक टाइम पे आप अपने दोस्तों को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप अपने दोस्तों के नजर में भी आप एक कहीं ना कहीं कुछ एक इंस्पिरेशन के तौर पे भी होते हो, और वो आपको सोचते हैं कि नहीं यार इसका तो लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है। और हम लोग सो कॉल्ड इंस्टाग्राम पे हमेशा बहुत लवी डवी, बहुत इंस्पिरेशनल लाइफ दिखाते हैं, जो कि ऐसे होती नहीं है, बट हम लोग को दिखाना पड़ता है। तो ये बस ये चीजें हैं, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बैलेंस रहूं। जैसे कि मेरा एक बहुत अच्छा एक मोमेंट था जब मैं बिग बॉस के सीजन 12 के होल्डिंग पे था, मैं सलमान खान के साथ। 2019 की बात है। तो मैं पहला था जो बिग बॉस के मुझे पता चला था कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ और ऐसे शूट है मेरा, और सलमान खान के साथ मेरा शूट है और होल्डिंग पे आऊंगा। तो वो तो अलग लेवल का मेरा एक्साइटमेंट था। और यार मतलब 1 साल 1.5 साल हुआ बॉम्बे में आए, और अब जुहू, अंधेरी,
बैंगलोर से मेरा एक दोस्त फोन कर रहा है कि भाई मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ और होर्डिंग लगी है दुबई में। तो पूरे इंडिया में होर्डिंग लगी थी, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइट किया और बहुत ज्यादा मतलब मजा आया। फिर उसके बाद 3 महीने तक काम नहीं था। ओह। तो वो भी आपको फेस करना है। तो ये ऐसे ऐसे चीजें होती है जो आपको बैलेंस करना है। तो मैं वही चाहता हूँ कि वो मेंटल लेवल को आपको बहुत बैलेंस करना पड़ेगा। आपको अपना रास्ता निकालना पड़ेगा कि आप कैसे बैलेंस करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइन होना चाहिए। आपको मतलब आप जिस भी भगवान को, जिस भी ईश्वर को मानते हो, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको प्रेयर्स करनी चाहिए। तो वो चीज आपको बहुत हेल्प करती है। मतलब मैंने भी किया और बहुत हेल्प करती है आपको। तो एक तो कुछ आपको एक ऐसी चीज में आपको करना पड़ेगा जहाँ पे आप अपने आप से कनेक्ट कर सको, तभी आप बैलेंस कर पाओगे। राइट। तो आप सलमान खान से पर्सनली मिले हो? हाउ ही इज एज अ पर्सन? शूट पे था मैं, वो सेट पे आए थे, तो हम लोग का थोड़ी देर का मेरा इंटरेक्शन था उनसे। बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है वो, बहुत डाउन टू अर्थ। और वो वॉक करके जब सामने से आ रहे थे तो मतलब अलग ऑरा था उनका। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने कहा भाई ये इंसान सुबह उठ के ऐसे ही आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस वो ऐसे आ रहे हैं वॉक करके। एंड ही वाज लाइक मतलब एक अलग, महबूब स्टूडियो में था वो शूट। तो कहते हैं ना, फेस पे ऐसा लग रहा था कि किसी ने CFL लाइट जला दी है, इतना ग्लो कर रहे थे वो। अच्छा। और फिर वो आए, शूट पे थे और बहुत अमेजिंग, बहुत हम्बल, बहुत वो आपको लाइट कर देते हैं कि क्या हो गया, अरे चिल ना, तू भी को एक्टर है, मैं भी को एक्टर हूँ, मस्त रहे, बिंदास रहे, चल बढ़िया से करेंगे। तो वो आपको नॉर्मल करते हैं क्योंकि आपने बचपन से उन्हें देखा होता है। वो जाने जाना और जीने के हैं 4 दिन और वो सब आप इतने बड़े उनके गानों पे डांस किए हो, तो बड़ा नॉर्मल किया उन्होंने, बहुत अच्छे से नॉर्मल किया। देन वो बहुत हम्बल, बहुत अमेजिंग, अपना ऑरा है उनका। कहते हैं ना, वो अगर खड़े हो जाएंगे तो सच में वो 300-400 मीटर का एनवायरनमेंट एक अलग वाइब्रेशन आ जाती है। वो मैंने फील किया। आप सबसे ज्यादा कौन से एक्टर या एक्ट्रेस को पसंद करते हो और क्यों? अरे बाप रे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको मैं मतलब पसंद करता हूँ। मैं नसीर साहब को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, उनके क्राफ्ट को। मैं ओमपुरी जी को बहुत पसंद करता था, जो अब नहीं है। और अभी के एक्टर्स में मैं मतलब जयदीप अहलावत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अलग लेवल पे। मैं उनको मतलब बहुत बहुत मानता हूँ। और बहुत सारे अलग अलग एक्टर्स हैं जिनकी, हर एक्टर की अपनी अलग अलग थ्योरी है। तो मतलब लोगों का कोई एक फेवरेट होता है, मेरे शायद है 3, 4, 5 है मेरे, बहुत सारे। मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बहुत, उनकी जर्नी भी बहुत मुझे इंस्पायर करती है। मेरे घर के जस्ट बगल में वो रहते हैं, थोड़ी दूर पे। क्या बात है? हाँ, उनका ऑफिस बगल में। ऐसे मिलना नहीं हुआ उनसे, इंटरेक्शन, आई कांटेक्ट हुआ है, मतलब अच्छा। ऐसे स्माइल पास हुआ है, ऐसे हुआ है। हाँ, बाकी तो बहुत सारे एक्टर्स के साथ मतलब मैं वर्कशॉप किया हूँ। पंकज त्रिपाठी जी के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, अमिताभ बच्चन जी के साथ भी मेरा हुआ है। तो ऐसे तो इन सब से मिलके कोई अलग सी इंस्पिरेशन आती है या कैसा रहता है? बिल्कुल आती है। वो तो मतलब वो दिख जाता है, उनकी आंखों से दिख जाता है, उनकी पर्सनालिटी से दिख जाता है। तो वो उस जर्नी या डिस्कशन में आपको और भी स्ट्रेंथनिंग मिलता है गो फॉरवर्ड पर? बहुत बहुत वही लोग हैं जो आपको मतलब ताकत देते हैं कि बस करना है, लगे रहो। नवाजुद्दीन की माता जी ने बोला था ना कि 11 साल हो गए, 11 साल 12 साल में तो पत्ता भी बदल जाता है, तुम्हारा क्यों नहीं? तो वो बदला। 16-17 साल बाद नवाजुद्दीन कहाँ पहुंचे हैं इस लेवल पे। और वो होता है, अमेजिंग है। मन प्रयागराज जाते हो और बनारस में भी आप 4 साल रहे हो, तो जाते हो, कैसा लगता है? उसका वाइब क्या है? प्रयागराज तो मेरी जन्मभूमि है और बनारस मेरी कर्मभूमि है। तो दोनों शहर मतलब मरते दम तक मेरे अंदर हैं और हमेशा रहेंगे। और प्रयागराज तो मतलब मैं वहां पैदा हुआ हूँ और वहां तो अलग ही, तो जैसा कि आप जानते हैं संगम है वो, गंगा यमुना सरस्वती का वहां पे मेल है। और प्रयागराज में सुकून है। मतलब मैं जब जाता हूँ तो
कुछ दिन वहां रुकता हूँ तो बस वहां वहां मैं हो जाता हूँ और वो मैं सुख फील करता हूँ प्रयागराज में। तो और बनारस बनारस का तो अलग ही रस है और वो तो अलग नशा है बनारस। मतलब मैं तो कहूंगा कि बनारस हर इंसान को एक बार जाना चाहिए बनारस। और प्रयागराज भी मतलब आपको जरूर जाना चाहिए। प्रयागराज की एक अलग शांति, एक अलग सुकून है और बनारस का एक अलग है। और दोनों ही अपने अपने लेवल पे, एक साहित्यिक लेवल पे, एक लिटरेचर लेवल पे एक बहुत बड़ा शहर है प्रयागराज। और बनारस एक कला के, आर्ट के लेवल पे एक बहुत बड़ा शहर है। तो दोनों का अलग फ्यूजन है दोनों शहरों का। क्योंकि बनारस में मैंने अपनी रंगमंच की शुरुआत बनारस से करी है और अच्छा। BHU से ही मैंने की है स्टार्ट। तो बनारस एक नशा है, जो घाट गलियां, मतलब वहां का कहते हैं ना, आप हर एक गली में आपको एक अलग स्टोरी मिलेगी, हर एक गली में आपको एक अलग नशा मिलेगा बनारस में। और मतलब मैं तो बनारस की गलियों में आप नंगे पांव भी आप चलोगे ना, आपको ऐसा लगेगा ना आप कहाँ हो, कौन सी गली किस घाट पे उतार रही है, कौन सी गली किस नदी के पास, गंगा नदी के पास आपको छोड़ रही है। मतलब वो अल्टीमेट अलग फीलिंग है बनारस। और कहते हैं कि बनारस आप जाओ तो कम से कम 6-7 दिन रुको। तो 7 दिन में बनारस की जो अलग लेवल की जो स्पिरिचुअलिटी आप जो वो आपको बनारस से फील होगी। कहते हैं ना कि कितने सारे तो मेरे जानने वाले कुछ फॉरेनर्स हैं जो वहां पे आके रुक गए और हमेशा के लिए अब वहीं रह गए। वो अपने कंट्री नहीं गए, वो वहीं रह रहे हैं। तो बनारस कभी मैंने नहीं देखा बनारस को कभी सोता हुआ। रात में भी गलियां कुछ बोलती हैं, घाट नावें कुछ बोलती हैं बनारस में। वो जो गंगा आरती, वो एक डिवाइन फीलिंग है बनारस। और आप मतलब अपने धुन में है सब वहां पे। तो वो शहर है बनारस। और प्रयागराज भी वही है। प्रयागराज में भी अलग सुकून है। प्रयागराज में कहते हैं ना, वो लेटे वाले हनुमान जी, जहाँ पे जिस शहर ने हनुमान जी को एकदम लेटा दिया, सुला दिया, वो अपना शहर है सुकून वाला प्रयागराज। तो ऐसा कोई यादगार इंसिडेंट है जो बताना चाहोगे बनारस या प्रयागराज को लेके, जो आपको बहुत अभी भी याद आए? तो बनारस को लेके मेरा बहुत अच्छे इंसिडेंट्स है, क्योंकि वहां पे मैंने जो भी अचीवमेंट जो मेरी शुरू हुई वो बनारस से हुई है। अच्छा। तो वो बहुत अमेजिंग रहा है। मेरा पहली बार मतलब मेरा रेडियो इंटरव्यू मेरा पहली बार बनारस में हुआ। रेडियो मिर्ची और अलग अलग वहाँ पे रेड FM, ये सारे जितने भी FM प्लेटफॉर्म मेरा बनारस में पहली बार बड़े बड़े फोटोज निकले न्यूज़पेपर्स में। अच्छा। थिएटर का आपने कभी सोचा नहीं होगा, फिल्म के पोस्टर्स लगते हैं, थिएटर के पोस्टर्स लगे थे बनारस में, उसमें मेरा फोटो था। होर्डिंग्स लगे थे थिएटर के, वो उसमें था। मतलब उसमें हम लोग ने एक तरह का थिएटर का रेवोल्यूशन ही बनारस में लाया था, कि हम लोग ने थिएटर के पोस्टर्स होर्डिंग्स लगवाए थे। तो उस टाइम पे बनारस में ऐसे इंसिडेंट्स थे जो पहली बार मेरा पोस्टर पे, हर एक रोड पे मेरा पोस्टर पे फोटो है। अच्छा। लोगों को लग रहा है वो फिल्म है, बट वो प्ले का पोस्टर था। तो वो सारे इंसिडेंट मुझे बहुत बहुत याद आते हैं। और सबसे अच्छा इंसिडेंट था, मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था अनुपम खेर जी से। अरे वाह। बनारस BHU में स्पंदन होता है BHU का फेस्टिवल, तो उसमें मैं लीडर था और हमारी थिएटर चैंपियनशिप ट्रॉफी मेरे लीडरशिप में आई थी, थिएटर ट्रॉफी। तो अनुपम खेर जी से वो ट्रॉफी का पूरा बैग मिला था मुझे। तो वो बड़ा अमेजिंग इंसिडेंट था। बनारस से बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जो हुए। तो कभी मणिकर्णिका घाट पे बैठे हो? बहुत बार कैसा लगता है? मतलब मैंने सुना है काफी लोगों की थॉट्स ही बदल जाते हैं। वो सच्चाई है वो तो। और वहां तो मतलब मौत का सेलिब्रेशन है, मतलब बनारस तो। और मणिकर्णिका घाट तो वही है, मतलब कुछ भी हो जाए वहां। मसान होली मैंने देखी हुई है। अच्छा। मसान की होली होती है जो, वो मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं फोटोग्राफर भी था, तो मैं फोटो शूट्स करता रहता था वहां पे, फोटोग्राफी करता था। तो वो अमेजिंग मणिकर्णिका घाट की अलग वाइब है। रात को कैसा लगता है? रात को तो मतलब कहते हैं कि वहाँ इतने घंटे और ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसी जगहों पे नहीं बैठना चाहिए। तो हम लोग जाके बहुत बैठे हैं, हम लोग ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। कभी कभी लौटते एकदम सर भारी हो जाता था कि पता नहीं क्या क्या हो गया है बॉडी में, कुछ चेंजेस आते थे।
वहां से। तो अच्छा। मणिकर्णिका का घाट तो मतलब बहुत। आप बनारस गई है? बनारस में बहुत बार गई हूँ और मणिकर्णिका घाट जाने का बहुत बार प्लान है कि रात को अभी बैठ गई जाए। नहीं, बैठी नहीं। अरे जाइएगा, बहुत अच्छा। मतलब वैसे देखा है बट वहां पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे खास लोग हैं, आप जब भी जाइएगा मुझे बताइएगा, तो जरूर। आपको अलग नजरिए से बनारस वो दिखाएंगे, जो अच्छा। असली नजरिया बनारस देखने का, वो ऐसे लोग हैं वहां पे। अरे वाह, हाँ। जरूर। आप कुंभ मेला में भी गए थे और आई थिंक बहुत सारे एक्टिविटीज भी थे, तो क्या था वो एक्सपीरियंस? और पहले कुंभ मेला था आगे अभी कुंभ मेला हुआ हमारा, जो इतना हम्म। इतना बड़ा महाकुंभ मेला भी महाकुंभ हुआ है, तो क्योंकि मैं उस शहर का भी हूँ और मैं वहां पे पूरा 2-3 महीना मैं कुंभ मेला में था, और कुंभ मेला में एज अ क्रिएटिव पर्सन भी मैं इन्वॉल्व था, क्रिएटिव टीम में था मैं कुंभ मेला की। अच्छा। तो वहां पे क्योंकि मेरे फादर प्रोफेसर अजय जेटली हैं, इस समय करेंटली हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ओके। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, और इंडिया के रेनाउंड पेंटर हैं वो। तो मेरे फादर के अंडर में पूरा कुंभ मेला में, आप प्रयागराज के अंदर जितनी भी पेंटिंग, वॉल पेंटिंग का काम, और कुंभ के अंदर जितना भी सुंदरीकरण और ब्यूटिफिकेशन का जितना काम होता है, वो सब पापा की गाइडेंस में होता है। ओके। तो जितना भी आप देखेंगे, जितना अंदर लोग गेट्स बन रहे हैं बड़े बड़े कुंभ के, या पेंटिंग के काम हो रहे हैं, सब पापा के अंडर में होते हैं। तो वो था, और मैंने भी इस बार बहुत सारे मतलब क्रिएटिव चीजों में मैं था। मैं वहाँ की डॉक्यूमेंट्री टीम में था, मैंने फोटोग्राफी में वहाँ की पैनल में था, मैं क्रिएटिव पैनल में था। और गेट्स, बड़े बड़े गेट्स बनते हैं, लोगोस बनते हैं, डिजाइनिंग के काम होते हैं, टेंट्स के इंटीरियर वाली टीम में मैं था बहुत। तो ऐसे क्रिएटिव बहुत सारे कामों में मेरा इन्वॉल्वमेंट था, और बहुत मजा आया कुंभ में। तो कुंभ तो एक बार एक्सपीरियंस, आप मतलब कुंभ मेला के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप डरो मत। लोग कहते हैं बहुत भीड़ है, नहीं जाएंगे। आप जाओ, वंस इन अ लाइफ टाइम वो एक्सपीरियंस है, एक बार घुसो, आप देखो। मतलब लाखों लोग इस बार तो इस बार तो 17-18 करोड़ लोग इस बार आए हैं, ज्यादा ही हो रहे हैं, क्रॉस कर गए 26-27 करोड़ लोग। बट फिर भी कई करोड़ लोग नहीं आ पाए इस डर से कि बहुत भीड़ है। बट वो भीड़ होती है, ठीक है, बट एक बार आप शहर के अंदर एंटर कर गए ना, तो वो कोई स्पिरिचुअल पावर होती है जो आपको पहुंचा देगी मेले के अंदर, और आपको स्नान भी करा देगी। तो वो आप कर लोगे, नहा लोगे आप, दर्शन आप सब कुछ कर लोगे वहां पे। तो एक बार आना चाहिए कुंभ मेला, एक्सपीरियंस करना चाहिए, अलग अलग वाइब। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बॉम्बे मत जाओ, है ना, क्योंकि नो डाउट 1% एक्टर ऐसे हैं जो कि बहुत हाईली सक्सेसफुल है, बट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है कि जहाँ जो लोग अपने आप को एस्टेब्लिश भी नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है आफ्टर स्पेंडिंग दिस मच टाइम इन मुंबई, कि मुंबई जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या कुछ अपना ही कुछ करना चाहिए? क्या लगता है आपको? जो भी इंस्पायरिंग एक्टर है, मतलब जो भी इंस्पायरिंग एक्टर देख रहे हैं, मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बॉम्बे आओ, एक बार जरूर आओ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मत जाओ बॉम्बे, मतलब क्या करोगे, नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, यही करो, मतलब डरा देते हैं बहुत सारे लोग। अब डराने वाले भी शायद वो लोग होते होंगे जो किसी रीजन से नहीं आ पाए या वापस चले गए, मुझे ऐसा लगता है, या जो कभी नहीं आए होते हैं, जो भी चीज है, कुछ कारण हो सकते होंगे, सही होते होंगे। बट मैं कहता हूँ हर एक एक्टर को एक बार बॉम्बे जरूर आना चाहिए, प्रिपेयर होके आना चाहिए। एक बार आओ, एक बार आके आप एक्सपीरियंस करोगे ना, तो एक आपको पता चलेगा, और कहते हैं ना, वो गिल्ट भी नहीं रहेगा आपके अंदर कि यार मैं कभी गया नहीं। एक बार आओ, एक बार एफर्ट डालो, और सब होगा। बहुत इजी है, ठीक है, मैं कहूंगा स्ट्रगल है, टफ है, बट मैं इजी बोलूंगा, इजी है। आओ, एक बार झेलो। तो अगर एक्टर बनने का अगर ड्रीम देखा है, और बॉम्बे आप स्ट्रगल नहीं देखना है आपको, और आना नहीं है, और आप डर गए और अपने शहर में आप कर रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा। आप एक बार आओ बॉम्बे, एक्सपीरियंस करो। आप अगर अपने आंगन में खेल रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो उस मैदान में भी आ जाओ ना एक बार, जहाँ देखने के लिए सारे लोग ऑलरेडी खेल रहे हैं और खेल चुके हैं। तो जरूर आना चाहिए, मतलब हर एक एक्टर को। इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया कि ओटीटी में आज की डेट पे बहुत सारे कंटेंट बन रहे हैं, ठीक है, तो
इतना ऑप्शन होने के बाद भी हम मुंबई को ही क्यों प्रेफरेंस देते हैं? वही सेम कंटेंट हम दूसरी सिटी पे, जैसे प्रयागराज ले लो, बनारस की, तो मतलब मुझे लगता है उसमें तो कोई कैनवास की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप ही एक कैनवास है अगर आप कुछ बनाना चाहो कंटेंट। तो इसको ग्लोबलाइज क्यों नहीं किया जाता? क्यों उसी को ही सेंटर पॉइंट करके रखा है? ग्लोबलाइज अब हो गया है, जैसा कि आप देखेंगे कि नोएडा में भी फिल्म सिटी बन रही है और काम चल रहा है बहुत तेजी से, और हर जगह सिनेमा बन रहा है। बंगाल सिनेमा भी है, अपना अपना साउथ का भी है, हर जगह काम हो रहा है। और अब ये बात भी सही है कि बहुत सारे ओटीटीज आ गए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप खुद का कंटेंट बनाइए, आप कहीं पे भी रहिए। आपको बॉम्बे रहने की कंपल्शन नहीं कहूंगा मैं, कंपल्शन है कि आपको बॉम्बे रहना ही रहना है। आप कहीं पे भी रह के कहीं पे भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और आप डाल सकते हो। आप खुद अपने आप को लॉन्च कर सकते हो, खुद अपनी ऐप बनाओ, खुद डिजाइन करो, खुद परफॉर्म करो, खुद रिलीज कर दो, खुद ही करो। सब कुछ खुद आप कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर आ गई है और आप सब कर सकते हो। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको बॉम्बे में रहना है। पर हाँ, बॉम्बे मैं इसलिए कहता हूँ आने के लिए क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा है, और बॉम्बे से सब कुछ स्टार्ट हुआ है। तो वो आप एक बार एक्सपीरियंस करो। आप वहां का, कहते हैं ना, वहां का एक बार परिवेश, आप वहां का एक जो है इंडस्ट्री वहीं से बनी है। और जो भी हो, जो हमारे पुराने स्टूडियोज है, फिल्म स्टूडियोज है पुराने, चाहे वो महबूब स्टूडियो हो, चाहे वो आरके स्टूडियो, तो खैर अभी वो हो गया, सारी चीजें फिल्म सिटी है, सब वहीं से ही बना है। और मैं एक फैक्टर और कहूंगा कि बॉम्बे को कहते हैं ना माया नगरी है, माया नगरी, सच में माया है वहां। मतलब मैंने महसूस किया है, वो माया है, मैजिक है वहां पे। और वो मैजिक आप जब आओगे ना तभी फील होता है। और वो एक्टर्स को, आर्टिस्ट को, कोई भी आर्टिस्ट को वो फील होगा। और शायद वो वही शहर देता है और कोई शहर नहीं देता आपको। चाहे वो इनर स्पार्क, इनर आपके अंदर के आर्ट को जो बूम करता है, जो आपको फ्लरिश करता है, वो बॉम्बे ही देता है और कोई शहर नहीं देता। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बॉम्बे रहता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ, मैं दिल्ली भी रहा हूँ, मैं हर जगह रहा हूँ, बनारस रहा हूँ, सब जगह। बट जो बॉम्बे देता है ना, वो कोई शहर नहीं दे सकता, और वो खत्म भी नहीं होगा कभी। तो इसलिए बाकी तो आप कहीं भी रह के आप परफॉर्म कर सकते हो, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो अब तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्नोलॉजी पे है एंड एक्टिंग करियर पे है, क्योंकि एआई आ गया। अगर देखो तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को एआई खुद ही क्रिएट कर लेता है, उसकी एक एंडिंग भी कर देता है। एंड देखा जाए तो उसने ऑलमोस्ट एक्टिंग और मॉडलिंग कैरियर को स्लैश डाउन कर दिया है, 50% तो कर ही दिया है एज पर जितने एग्जांपल्स आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 20 इयर्स में ये जो स्ट्रीम है वो क्रिएटिविटी की, वो स्ट्रीम टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएगी या एक्टिंग फिर भी रेलेवेंट रहेगा? बिल्कुल रहेगा। मतलब एआई पूरी तरह नहीं खत्म कर सकता आर्टिस्ट को, एक्टर्स को, आर्टिस्ट को, म्यूजिशियंस को, पेंटर्स को, किसी को भी नहीं। हाँ, एआई का बहुत बड़ा मतलब रोल रहेगा। टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे एप्स आ रहे हैं कि एआई सपोर्टिव बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको शॉर्टकट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे कि आप उनसे, एआई के थ्रू आप कोई भी चीजों को आप डेवलप कर सकते हो। पर एआई भी तो मैन मेड है ना। मतलब एआई इंसान नहीं बनाया है, उनका नाम है जो बहुत एजेड है जिन्होंने बनाया, उनका नाम सॉरी नहीं याद आ रहा, उन्होंने एआई पहला उन्होंने जो बनाया है, तो मैन मेड है ना। एआई कुछ भी डेवलप करेगा तो वो जो इंसान जो सोच रहा है, जो इंसान जो डेवलप कर रहा है, जो इंसान जो क्रिएटिविटी जो हम ला रहे हैं, वो उसी के पैरेलल स्टांस में ही वो बनाता है ना एआई। हाँ, राइट। तो वो पूरी तरह वो नहीं खत्म। कंटेंट वो कितना ले आएगा, कितना बना देगा। इंसान जो कंटेंट सोच रहा है, स्क्रिप्टिंग सोच रहा है, तो वो नहीं कर सकता ना। और एआई जो वॉइस भी कितनी डेवलप करेगा, कितने लोगों के, वो एक ह्यूमन वॉइस को ही तो एक उसकी रैप्चर कॉपी निकालता है, बनाता है ना। तो जितना भी करेगा वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन के उसका ही रहेगा। हाँ, बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत क्विक हो जाएगा, शॉर्टकट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, लोग तुरंत करने लग जाएंगे। पर मैं ये भी कह दूं, आने वाले 10 साल में आप देखिएगा एआई बहुत हावी हो जाएगा, फिर इतनी जल्दी वो नीचे भी जाएगा ना। उसका रीजन है, एआई नीचे जाने का एक रीजन ये हो सकता है, फिर से लोग थिएटर पे जाएंगे, बेसिक स्किल पे, स्टैंड अप कॉमेडी देखेंगे,
थिएटर शोज देखेंगे, सब कुछ, क्योंकि इंसान इतना ज्यादा जब टेक्नोलॉजी में बंध जाएगा ना, उसको लगा नहीं भाई कमरे से बाहर निकलना है, मुझे लाइव परफॉर्मेंसेस देखनी है, मुझे शायरियां सुननी है, मुझे कवियों को सुनना है, तब कहाँ जाए आप? एक टाइम तो अब जाके आप ऊब जाओगे ना, तो फिर से वो सर्कल जाएगा और फिर से वो सर्कल क्रिएट होगा और फिर से हम आप जैसे लोग ही जाएंगे यार चलो यार आज कोई कहीं पे कुछ किसी का कॉन्सर्ट बुक करते हैं, कुछ परफॉर्मेंस बुक करते हैं, कुछ देखते हैं। तो वो हर चीज एक टाइम है, अभी उसका टाइम है और बाद में फिर से वो होगा। बट जो लाइव नशा है ना, जो आप अपनी आंखों से देखते हो ना, वो एआई नहीं आपको कर पाएगा, आर्टिस्ट को नहीं मार सकता ये। आर्टिस्ट क्या क्रिएटिविटी किसी को भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता वो। अभी तक आपने जितने भी एक्टिंग करे हैं या जितने भी परफॉर्मेंस करे हैं, सबसे बेस्ट या ये कह लो कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको अभी भी बहुत टची लगता हो अपने अपने जितने स्ट्रीम्स है उसमें? नहीं, मेरे लिए तो बहुत सारे कैरेक्टर, मैंने भी एक एडवोकेट का किया था और मैंने बहुत सारे रोल किए, मैंने फ्लैम्बॉयंट, कोकी, कॉमेडी बहुत सारे किए मैंने कैरेक्टर सीरीज में अलग अलग। बट मैंने कभी चैलेंजिंग रोल बीच में किया था, चिट्टा में एक सीरीज आई थी मेरी, और वो अतरंगी एमएक्स प्लेयर इस पे आई हुई थी, तो उस पे मेरा कैरेक्टर था कैंची का। तो वो कहानी बहुत, जिसको चिट्टा वेग करके थी, वो डायरेक्टर राजीव मेहंदीरत्ता सर है उसके डायरेक्टर, वो कैंची कैरेक्टर बड़ा नेगेटिव रोल है उसमें मेरा, और वो कह रहता है कि वो ये कहानी चिट्टा वेग जो है वो रियल लाइफ बेस पे, मतलब 1948-49 में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रग्स स्मगल होता था। तो जमीन के अंदर से ड्रग्स सप्लाई होती थी ऐसे, और वो मतलब पैकेट्स में वैक्यूम क्लीनर उसके थ्रू ऐसे आता था, और वो हरियाणा में जो बच्चियां पहले होता था ना, लड़की पैदा हुई तो उसको मार दो, बेटी नहीं चाहिए, हरियाणा में होता था। तो वो बच्चियों को काटते थे, काट के उनके ऑर्गन्स को बाहर निकालते थे, उसमें ड्रग्स भरते थे और उसको सिल देते थे, और औरतों को हायर किया जाता था, वो माँ बन के दूसरे जगह पे ले जाती थी वो ड्रग्स। ऐसा सच में होता था। तो उस पे वो सीरीज पूरी बनी हुई है। तो उसमें जो कैरेक्टर है कैंची का, वो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, जो काट रहा है, मार रहा है, वो बड़ा साइको कैरेक्टर है। तो है वो बड़ा कॉमेडी भी करता है, वो सब कुछ करता है। तो उसमें वो मेरा कैरेक्टर था, उसमें मेरे बाल एकदम छोटे, एकदम कंप्लीटली एकदम छोटे बाल है, और एकदम अनपढ़ सा कैरेक्टर है। तो उसमें एकदम देहाती सा, गांव जैसा, वो टातुन चबा रहा है और वो अजीब सा है, और उसका एक भाई है उसके साथ, उसका भाई जो बोलता है बच्चे को काटना मारना, वो सब कुछ कांड करता है वो। तो वो वैसा टाइप का उसमें कैरेक्टर, बड़ा मजा आया था मुझे प्ले करने में। मेरे बड़े बड़े बाल थे, मैंने पूरे बाल उड़ा दिए थे, वो मेरा प्रोसेस था। अच्छा। और मैंने जो सुपारी जो काटते हैं, सरौता होता है, उस सरौते को मैंने अपना प्रॉप्स बनाया था, उसको मैं नचाता रहता था, उससे मैं खेलता रहता था। तो वो प्रोसेस पूरा मैंने एंजॉय किया, वो देहाती प्रोसेस, वो साइको वाला, अनपढ़ वाला। तो वो रोल मेरे बहुत बहुत टची रोल था, बहुत मजा आया मुझे खोल के। कुछ सीन ऐसे थे कि जनता ने मुझे गाली दी होगी पर वो मजा आया उसको करने में। आई थिंक वही सक्सेस है, और नेगेटिव रोल करने में सबसे ज्यादा आपका आर्ट और आपका एक्टिंग का क्राफ्ट दिखता है। जितना पॉजिटिव में नहीं दिखता, तो विलेन में करने में आपको शेड्स मिलते हैं, आपको मजा आता है करने में, आप खुल के करते हो। तो एक्चुअली नेगेटिव कैरेक्टर करने में मतलब आपको एलिवेट फील होता है या कैसा होता है? अच्छा लगता है? ऐसा नहीं है, मतलब पॉजिटिव भी अच्छा लगता है, नेगेटिव में शेड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको करने के लिए। हाँ, आपको बहुत आप वेरिएशंस कर सकते हैं, आप बहुत कुछ बदल सकते हैं अपने चेहरे के साथ, अपनी आवाज के साथ, अपने लुक के साथ, अपने गेटअप के साथ। ओके। कहते हैं ना कि बुरा बनना, अगली होना बहुत आसान है, अच्छा बनना बहुत मुश्किल होता है। तो वो नेगेटिव रोल में भी है, बट नेगेटिव में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत इनपुट्स डालने पड़ते हैं नेगेटिव रोल में। हाँ, क्योंकि बाय पर्सन आप ऐसे नहीं होता। हाँ, तो वो करना पड़ता है। अमन, आपने एक पॉइंट बोला कि मुंबई सबको पहले 6 मंथ फेंकती है, लाइक सी, है ना? तो वो फेंकती है का मतलब क्या है एग्जैक्टली? किस तरह का स्ट्रगल थे आपके लाइफ में, एंड हाउ यू कम आउट ऑफ दैट? मतलब मैं ये फील करता हूँ कि बॉम्बे स्टार्टिंग के, ये मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ, किसी और का कुछ और भी हो सकता है,
कि शुरुआत के 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 1 साल बॉम्बे आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। मतलब मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है, मतलब बॉम्बे आपको बहुत सारे डाउनफॉल्स देगी, आपको इरिटेट कर देगी, आपको फ्रस्ट्रेट कर देगी, आप डिप्रेशन में जाओगे, आप सबसे ज्यादा लोनली फील करोगे आप। तो मतलब आप परेशान हो जाओगे कि यार मैं जाऊं क्या, यार गलत आ गया क्या मैं, इरिटेट हो जाओगे आप। मतलब कहते हैं ना, तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि मतलब यार ये है, होता है, सबके साथ होता है, पेशेंस रखो होगा। तो मैंने एक्सपीरियंस किया, और मैं हर शाम जाके मैं बीच पे बैठ जाता था, मैं घंटों, और बीच से बात करता था। तो मैं सोच रहा यार ये तो मतलब ऐसा लग रहा है हर दिन की यार मुझे बाहर फेंक रही है, समुद्र बाहर फेंक रहा है, निकलो बेटा निकलो, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। पर वही टाइम है आपको अपने आप को संभाल के रखना है, आपको होल्ड करना है, आपको पेशेंस रखना है। और अभी भी पेशेंस रखा हूं मैं। अभी मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ, बहुत बड़ा एक्टर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल एक्टर हूँ। अभी बहुत कुछ करना है, अभी मेरी बहुत जर्नी अभी बाकी है। और पर हर दिन अभी भी आज हम ये फील करते हैं, ये फेज में है। और हर एक्टर शायद करता होगा, अपने अपने लेवल पे सब करते होंगे एक्टर्स। और तो यही है कि मतलब वो जो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन 6 महीने का होता है ना, वो बहुत चीजों का होता है, क्योंकि यहाँ पे आप एकदम से अकेले से हो जाते हो। कोई आपका कोई सगा नहीं होता। अपने शहरों में आप 4 लोग से बात कर सकते हो, आप ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके घर के जस्ट बगल में कौन रहता है आपको सालों से नहीं पता। और आप किसी को भी आप बताओगे ना, तो या तो किसी के पास टाइम नहीं है, नहीं तो वो आपको जज करने लगेगा, उस नजरों से आपको देखने लगेगा। तो ये तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया कि 6 महीना, साल भर तो इट्स बहुत पेनफुल था मेरे लिए। पर कहते हैं ना, अगर किसी ने वो टाइम क्रॉस कर लिया तो बस फिर वो मतलब जीत गया। फिर बॉम्बे गले लगा लेगा आपको, फिर वो जाने नहीं देगा आपको वहां से। ओके। फिर आप रहोगे। तो वो जो पेनफुल वाला टाइम है, मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें झेली हुई हैं उस टाइम पे, जो मतलब मुझे आज भी याद है कि एक टाइम था, मेरे अकाउंट में शायद 11 रुपए थे या 21 रुपए थे, और मैं खत्म हो गया था पैसा मेरे पास। शुरुआत की टाइम थी, और मैं 12-1 बजे में वॉक करने निकला हूँ खाना खाने के बाद। और मैं वॉक करते करते देखा कहाँ पहुंच गया, बांद्रा क्रॉस हो गया, दादर पहुंच गया मैं। ओहो। अंधेरी से दादर में पैदल। और वो इतना इरिटेटेड था मैं, काम आ नहीं रहा था और चीजें कैसे होंगी क्या होंगी, मैं पैदल निकल गया, मैं पहुंच गया। तब मुझे पता चला कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या मतलब। तो ऐसी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए। आप कमरा बंद करके टूटते हो, आप रोते हो, आप परेशान होते हो क्या, बट वो आप भी को डील करना है उससे, क्योंकि आप हर एक किसी को नहीं बता सकते आप। कैसे डील करते हो ऐसे सिनेरियो में जो चलता रहता है कुछ टाइम तक एक्चुअली? अब सबके डील करने का तरीका अलग है, और मेरा डील करने का, मैं कुछ लोगों को फोन मिला लेता हूँ। अच्छा। और कहते हैं ना कि आपको ऐसी सिचुएशन से बात करनी चाहिए। राइट। तो मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, साकेत यहाँ बैठे हैं, तो साकेत को फोन घुमा लेता हूँ। मेरे और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत क्लोज है, जिनको फोन मिला के मैं बोलने लग जाता हूँ, यार ऐसे ऐसे चीजें, ऐसी ऐसी सिचुएशन है। तो वो थोड़ा लाइट करता है आपको। तो कहते हैं ना कि आपको बात करनी चाहिए। तो मैं सॉन्ग सुनने लग जाता हूँ, कभी कभी गाने सुनने लगता हूँ, या हट जाता हूँ वहां से, उस स्पेस को छोड़ देता हूँ। नहीं तो अगर आप उसको लेते रहोगे तो आप उसी टाइम में डिप्रेशन जोन में आप एंटर करने लग जाते हो, और आप एकदम अकेले होने लग जाते हो आपको। तो वो पैटर्न आपको ब्रेक करना पड़ेगा तुरंत, नहीं तो वो आप पागल हो जाओगे। और ये शहर में होता है हर स्टेप पे, क्योंकि अपने शहर में आप 1 महीना भी बिंदास रह लोगे बिना कुछ काम किए, बट यहाँ 2 दिन भी आप अगर खाली बैठ रहे हो ना, तो ये शहर आपको खा जाएगा। तो ऐसा फील होता है, और हम एक्टर्स के लिए तो मतलब बहुत चैलेंजिंग होता है हर दिन। तो बियॉन्ड रिजेक्शन, मतलब रिजेक्शन मतलब नया काम ना मिलना या नई अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिलना, कुछ और भी फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही बोला जाता है कि कास्टिंग काउच होती है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा नए एक्टर्स को बहुत परेशान करते हैं। तो ऐसे कुछ और भी होते हैं जो आपने फेस किया हो? कास्टिंग काउच का तो मैं सच नहीं बोल सकता कि कितना होता है कितना नहीं होता है,
और बाकी एज सच ऐसा कुछ मतलब रिजेक्शंस तो हम लोग हर पॉइंट पे कहते हैं ना कि एक आम इंसान जितना एक साल में रिजेक्शन झेलता है, हम एक्टर्स एक महीने में झेलते हैं। ओके तो रिजेक्शन तो हमारा एक पार्ट है हमारा, मतलब क्योंकि कोई ऑफर आया, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ, कुछ कुछ ऑफर ऐसे हुए अच्छे रेप्यूटेड चैनल्स के कि मैं लॉक हो गया हूँ, मेरा कॉस्ट्यूम ट्रायल तक हो गया है और मैं नेक्स्ट डे में उस रोल से हट चुका हूँ। तो ऐसा भी मैंने फील किया है, ऐसा होता है। आपको आप सिलेक्ट हो गए हो, हाँ सर कल कॉल टाइम ये है, और आपको नेक्स्ट डे आता है सॉरी किसी और को ले लिया गया है। तो वो आपको शुरुआत में आपको वो तोड़ता है, फिर धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाती है उसकी, यार ठीक है कोई बात नहीं, हो रहा है, ये हो सकता है, ऐसा होगा। तो रिजेक्शंस तो हम लोग मतलब बहुत हर पॉइंट पे, मतलब फिर वो पार्ट हो जाता है, वो फिर आप उसको एंजॉय करते हो, ठीक है। तो आपको अभी तक अंदर से कभी फील हुआ कि जब भी कोई ऐसा नया अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ एक्टिंग, या उसके साथ नेटवर्किंग और आपके कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं? नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्री में, मतलब आपका सिर्फ आपके एक्टिंग से काम नहीं मिलता। टैलेंटेड पूरी इंडस्ट्री में लोग हैं, बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो हर साल इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं, हर साल NSD से निकल रहे हैं, FTII से निकल रहे हैं, और भी जगहों से निकल रहे हैं एक्टर्स अच्छे अच्छे। तो सिर्फ एक्टिंग से आपको काम नहीं मिलेगा, आपको सर्कल बनाना पड़ता है, आपको मिलना पड़ेगा, आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको लॉबी बनाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। अब लॉबी में एंटर करने के लिए बहुत सारे चीजें होती हैं जिससे आपको एंटर करना है, वो आपके ऊपर है, आप किस तरह से उस लॉबी में एंटर करते हो, और आप उस लॉबी के लोगों को किस तरह से आप एंटरटेन कर सकते हो, वो भी डिपेंड करता है। तो अब हर एक्टर वैसा नहीं होता है, हर एक्टर सोशल नहीं होता है, हर एक्टर जाके बात नहीं कर सकता। मतलब मैं सोशल पर्सन बहुत हूं, पर मैं एक मोटिव के साथ जाके एक सोशल सर्कल में मैं नहीं घुस पाता कि मुझे मतलब निकालना है तो मैं घुसूं और वो करूं, वो मुझसे नहीं हो पाता। तो बट हाँ, कॉन्टैक्ट्स बहुत जरूरी है, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको पता चलता है कहाँ पे क्या वर्क हो रहा है, कहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो वो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। तो कोई ऐसा बंदा है जो कि न्यूकमर है और इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, आज की डेट पे आप क्या सजेशन दोगे, क्या 5 to 7 स्टेप्स करने हैं टू एंटर एंड एस्टैब्लिश, नॉट एस्टैब्लिश, एटलीस्ट गेट अ चांस टू बिकम एन एक्टर? एक्टर बनने के लिए क्या करना है उसे? एक्टर बनने के लिए 5 ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो मतलब उसे मतलब बॉम्बे में आने के लिए और करने के लिए? अब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो लर्निंग किया है, जो मुझे पता है, एक एक्टर बनने के लिए 5 तो नहीं कह सकता मैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट हाँ मतलब पहला पॉइंट ये हो सकता है कि सबसे पहले आपको अच्छा इंसान होना चाहिए। एक्टर को बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक एक अच्छे इंसान नहीं होगे, आप उस किरदार को वैसा पोर्ट्रे ही नहीं कर सकते। एक्टर बनने के लिए आपको खाली होना पड़ेगा अंदर से। आप जब तक अंदर से एम्प्टी नहीं होगे, तब तक आप सारे इमोशंस को, आप दूसरे कैरेक्टर को अडॉप्ट ही नहीं कर सकते। खाली तो आपको खाली होने के लिए मतलब आपको मेंटली, और आप कुछ लेके नहीं आए हो बहुत सारी चीजें, और आप परसेप्शंस बना के नहीं बैठे हो। आप इंसान खाली कैसा होता है? शायद खाली होता है बहुत एक्सपीरियंस से, शायद बहुत पढ़ लिखने से। तो आप जितना ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि आप जितना ज्यादा लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे, आप उतने ज्यादा शायद हम्बल होते हो, और आपको संस्कार से भी आप हम्बल होते हो। तो एक पहला पॉइंट वो है। दूसरा पॉइंट, आप जितना आप रंगमंच कर सकते हैं ना, आप करिए। मतलब आपको बॉम्बे आना है तो बॉम्बे आने से पहले आप थिएटर करिए, कोई भी मैच्योर थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप जी भर के थिएटर करिए, भले ही वहां पे पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा, आप ज्वाइन कर लो। उसका कितना थिएटर ग्रुप का नाम है उससे मतलब नहीं है, आप ज्वाइन करो, क्योंकि वो आपको रूट स्ट्रॉन्ग करेगा। वो आप करिए, थिएटर आप करिए। थर्ड पॉइंट, आप अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करिए। आप अलग अलग तरह से लोगों से मिलिए, आप इंट्रोवर्ट मत रहिए, आप अलग अलग कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करिए, जाइए मिलिए, किताबें पढ़िए। बुक्स तो बहुत जरूरी, कहते हैं ना एक्टर को, मतलब एक्टर का एक्टर तो ऐसे ही बन जाओगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एक्टर को ही सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। अच्छा, मतलब आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे, जितनी कहानियां नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, जितना आप लिटरेचर, वो आप पढ़िए।
जितनी फिल्में आप देख सकते हैं आप देखिए, सिर्फ इंडियन सिनेमा नहीं, रशियन, इटालियन, वर्ल्ड सिनेमा आप देखिए, ओके। तो वो आप ये कर सकते हैं। और फिर आप कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप मास्टर्स या ग्रेजुएशन करिए। ग्रेजुएशन अगर एक्टिंग से नहीं है तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट, आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट से जहाँ से आप फिल्म की पढ़ाई होती है, तो वो आप वहां से आप उस डिग्री को लीजिए। तो आप पढ़ के आइए, आप ट्रेंड होके आइए, क्योंकि बॉम्बे एक परफॉर्मेंस की स्पेस है। यहाँ पे आपको यू हैव टू जस्ट पोर्ट्रे योरसेल्फ, आपको बस यहाँ के परफॉर्म करना है। यहाँ पे टाइम नहीं है कि आप तैयारी यहाँ पे कर रहे हो, और आप तैयारी यहाँ तभी कर सकते हो जब आपके पास बहुत पैसा है, क्योंकि अच्छा। बॉम्बे में मतलब नेक्स्ट चीज, सबसे बड़ी चीज ये होती है आपके पास कितना पैसा है, क्योंकि अगर रेंट, यहाँ के एक्सपेंसेस इतने महंगे हैं, तो आप जितना हो सके उतना ट्रेंड होके आइए। और बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं एक्टर बनने के लिए। आपको अच्छा इंसान, आप जितना हो सकता है, आप कोई भी क्रिएटिव, कोई भी एक आर्ट, कहते हैं ना, एक आर्ट की कोई भी एक एलिमेंट को आप सीखिए। जैसे म्यूजिक, डांस हो गया, आपका पेंटिंग हो गया, कोई भी एक आर्ट फॉर्म को आप सीखिए एक्टर बनने के लिए। क्योंकि अगर आप कोई भी कला, कोई भी एक आर्ट आप साधते हैं ना, तो आपकी बॉडी में रिदम आता है। अच्छा। तो कुछ भी आप ज्वाइन कर लिए, आपको बांसुरी बजाना है, आपको गिटार सीखना है, आपको पेंटिंग करनी है, आप कुछ भी कोई भी आर्ट एक ले लीजिए, उसको सीखिए आप साथ में एक्टर बनने के लिए। क्योंकि वो रिदम देगा आपकी बॉडी में ताल आएगा, आपकी रिदम होगा, आपकी कंटिन्यूशन बनेगी। आप तो ये सारे मेजर पॉइंट्स हैं जो एक्टर को। और एक्टिंग टूल्स, जैसा अभी मैंने कहा, तो एक्टिंग टूल्स जैसे आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार है, ये 4 टूल्स पे एक्टर काम करता है। आंगिक मतलब उसका बॉडी, मतलब जैसे एक तबला वादक है, तबला वादक के लिए तो उसका इंस्ट्रूमेंट तबला है। हमारे लिए हमारे लेग्स, हमारे हाथ, हमारे आंख, होंठ, ये सारी चीजें हमारी ये टूल है। तो आप जितना इस पे आप काम कर सकते हैं, आप इस पे काम करिए। आंगिक हो गया। वाचिक, आवाज का रियाज, मतलब आप अगर बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज पे बहुत कमांड होना चाहिए, आप उसका रियाज करिए। सा का रियाज करिए। सिर्फ सिंगर्स को ही सा का रियाज नहीं करना चाहिए, एक आम इंसान को भी करना चाहिए, और एक्टर को तो करना ही चाहिए। क्योंकि जब आप परफॉर्म करते हो स्टेज पे, तो आपको यहाँ से, आप जब बोल रहे हो, तो अगर सबसे पीछे 500 या 600 वाला बंदा भी बैठा हुआ है, तो उस तक आपकी आवाज जानी चाहिए, उतना प्रोजेक्शन होना चाहिए आपको। और इतने बगल में भी कोई बैठा है तो उतनी भी आपकी पिच, उतना आपको सीखना चाहिए। तो वाचिक, तो आपकी वॉइस का टेक्सचर बहुत जरूरी है, आपका आंगिक, वाचिक। सात्विक, आप जितना ज्यादा, आप कहते हैं ना कि जब कोई परफॉर्म करता है, जैसे कथक डांसर करते 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 इतने चक्रास उतने लेने लगता है कि वो ऐसा लगता है कि एक बार वो इनविजिबल हो जाता है। तो वहां पे वो उसकी सोल कनेक्ट होती है। अब जैसे हम लोग जब परफॉर्म करते हैं, कभी कभी ऐसा इंसिडेंट होता है कि परफॉर्म करते करते, प्ले करते करते हम लोग उस जोन में चले जाते हैं। मतलब मैंने एक भगत सिंह का कैरेक्टर किया था, तो स्टेज पे मतलब फांसी वाला सीन था, और एक फांसी वाला सीन था और एक जेल का सीन था, जहां पे वो अंग्रेज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को पानी नहीं देते हैं और नाक से दूध भरते हैं। तो वो ऐसे सिचुएशन, तो वो अगर आप फील करते हो, तो हम लोग वैसा फील करते हैं, हम लोग मतलब उस लेवल पे चले जाते हैं। तो वो सात्विकी होती है। और हाँ, कनेक्ट आप कर लेते हो, आपकी सोल कनेक्ट कर लेती है उस टाइम। तो ये सात्विक हो गया। आहार, कॉस्ट्यूम, कि आप किस तरह से आपके पर्सनालिटी के हिसाब से किस तरह से अपने कॉस्ट्यूम पे काम कर रहे हो। और प्ले में तो बहुत बड़ा रोल है कॉस्ट्यूम। अमन, आपके अपने फादर के साथ कैसे रिलेशनशिप है? हाउ एज ए चाइल्ड आप बहुत इंस्पायर थे उनसे, डरते थे, कैसा था? फादर के साथ मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। मतलब बचपन से बहुत डिसिप्लिन वाला रहा है। मैं बहुत उनसे आज भी बहुत मतलब डरता हूँ, एक डर तो है। बट जो भी मतलब मैं आज हूँ, मैं अपने फादर की वजह से हूँ। फादर और मेरी मदर, उन लोग की वजह से हूँ। और क्योंकि मैंने बचपन से ही पापा को देखा है, मतलब मेहनत करते हुए, और जिस लेवल पे उन्होंने हार्डवर्क किया है, और छोटे से कमरे में, कोठरी में रहते रहते उन्होंने कितना बड़ा चीजों को खड़ा किया, बनाया। और तो वो जो सक्सेस का नाम का जो नशा है, वो जो, और हार्डवर्क और जो पैशन, कुछ ना होते हुए भी बिल्ड करना, मतलब हम लोग को तो बहुत सारी चीजें मिल गई थी,
पापा लोग के पास कुछ भी नहीं था और उन लोगों ने ग्राउंड लेवल से हट बहुत गया था। खड़ा किया, और तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पापा से मिली और वो इंस्पायर करी। और वो आज भी जब भी मैं उनको देखता हूँ पेंटिंग करते हुए, और एक एक दो दो दिन हो जाते हैं वो कंटिन्यू कैनवस के सामने पेंट करते हैं, तो वो जुनून, वो पैशन, और वो मल्टी टैलेंटेड है। मतलब आप, मेरे घर में एक हनुमान मंदिर है, महावीर जी टेम्पल, 200 साल पुरानी मूर्ति है हनुमान जी की, वो बहुत अच्छा। बड़ा मंदिर है, उसमें 100-200 लोग आराम से खड़े हो सकते हैं, इतना बड़ा Okay. मंदिर है वो। और उस मंदिर की पूजा मेरे बाबा लोग करते थे, तो उसका कंस्ट्रक्शन इधर 6-7-8 सालों में किया। वो पूरा मंदिर का कंस्ट्रक्शन मेरे फादर ने अपने हाथ से किया है, ओह, तो उसका पूरा आर्किटेक्चर सब कुछ पापा ने डिजाइन किया है और सब कुछ, और पूरा उन्होंने मतलब बजरंगबली को वो कर दिया मंदिर, कर अपने दिया। हाथों से बनाया। तो वो उनको इंजीनियरिंग कह लो, उनको स्कल्पचर आर्ट कह लो, आप पेंटिंग, सारी चीजें, डिजाइनिंग, तो वो मल्टी टैलेंटेड है। और आप उनसे कभी मिलिएगा तो मतलब वो नॉलेज की तो उनको भरमार है, और वो हर फील्ड में उनको अच्छा। मतलब उनको गॉड गिफ्टेड और उनका अलग ही लेवल का टैलेंट है। तो हम्म। वो चीजें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, और आज भी हर दिन। तो जो मैं उनका अगर 1% भी अचीव कर लूं तो मतलब मैं बहुत। सोचता हूँ मैंने बहुत अचीव कर लिया। तो वो, और बाकी मेरी मदर, भाई, भाभी, दादी अभी चली गई, दादी बहुत मोटिवेट करती थी, उनकी डेथ हो गई अभी। और बस ये बहुत मुझे, क्योंकि पापा का हर जगह मैंने, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस में पापा की पेंटिंग्स हैं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली, वहाँ कलेक्शंस हैं, अरे वाह। और पूरे इंडिया में रेप्यूटेड जगहों पे पापा का मतलब आर्ट्स वर्क के कलेक्शन हैं, और अभी आने वाले टाइम में भी आप उनके एग्जीबिशंस देखेंगे। ओके। तो वो मुझे बहुत वो इंस्पायर करता है। हम्म। ग्रेट। और सबसे फेवरेट फूड क्या है जो आपको बहुत पसंद हो, कभी भी खा सकते बाटी चोखा। हो? अच्छा। लिट्टी चोखा हम लोग प्रयागराज जाते हैं तो वो खाते हैं हम लोग। तो हम लोग का एक हाई कोर्ट के पास, वहाँ पे हम लोग बैठ के उसको मस्त खाते हैं। तो लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, छोले भटूरे, दही जलेबी, खस्ता दम आलू, बनारस प्रयागराज जाओगे खस्ता दम आलू मिलता है। ये सारे डिशेस जो बॉम्बे में नहीं मिलता, बॉम्बे में वो स्वाद नहीं मिलेगा जो आपको बनारस में बनारस में मिलेगा। जो प्रयागराज में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, जो दिल्ली में मिलेगा। हाँ, वो तो टेस्ट वो बहुत डिफरेंट। मतलब मैं बहुत फूडी हूँ, ओके। बहुत खाता हूँ मैं। मुझे नई नई जगह पसंद है, फेमस जगहों से ज्यादा मैं उन गलियों में घुस गलियों घुस में। के, छोटी छोटी दुकानें जो फेमस नहीं है, उनका जो स्वाद है भले ही वो पुरानी है, तो उनके भी मैं मतलब कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उनका खाने को बहुत पसंद है। तो वो बड़ा मजा आता है। तो फिटनेस और फूड कैसे हैंडल करते हो? फिटनेस और फूड कैसे हैंडल करते हैं? दोनों। मैं तो सबको ये बोलूंगा, मतलब आप फिटनेस करो, बट फिटनेस के साथ अपने डाइट पे कंट्रोल मत करो। सब खाओ, सब कुछ खाओ, पर हाँ 2 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट करो। भले ही आप पैदल चल रहे हो, 10,000 स्टेप्स कर लो, आप तेज वॉक कर लो, सब कुछ कर लो, बट खाने में कॉम्प्रोमाइज मत। खा किसी चीज को आप ज्यादा मत करो, ओवर मत करो, आप शुगर ज्यादा मत खाओ, बट यार जब गुलाब जामुन खाने का मन है तो आप खाओ यार, आइसक्रीम खाने का मन है तो आप खाओ यार, उसको आप नहीं छोड़ सकते। तो मुझे सब कहते हैं यार तुम एक्टर हो, तुम कैसे रसगुल्ला भी खा रहे हो, आइसक्रीम भी खा रहे हो। मैंने कहा भाई मैं खाऊंगा, मैं 2 घंटा कल वर्कआउट कर लूंगा, पर मैं खा और लूंगा। मैं खाऊंगा। तो एक जिंदगी मिली है यार, उसमें आप खाओ ना तो कैसे चलेगा? मजा नहीं आता ना। तो सब खाओ, फिटनेस आप 100, 1000, 10,000 जो भी है स्टेप्स पूरे करो। आप योगा करो, आप बॉक्सिंग करो, कुछ भी करो। मैं कोई हार्डकोर जिम नहीं करता, मैं बॉक्सिंग करता हूँ, मैं पावर योगा करता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं ये सारी चीजें करता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ आज भी, आज भी मैं हफ्ते में 1 बार टर्फ क्रिकेट खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। कुछ भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आप करो, बट सब कुछ खाओ। बहुत अच्छा लगा मिलके। मतलब आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन पूछे और आई थिंक मैंने सब आपको आंसर्स मैंने अच्छे से दिए, बहुत अच्छे से दिए। मेरा इस तरह का ये बहुत ही अमेजिंग, और एक तरह से मेरा ये
फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। कुछ इसके पहले कुछ मेरे पॉडकास्ट इंटरव्यू हुए थे, पर वो रेप्यूटेड न्यूज चैनल्स ने किए थे मुझे। ओके बट इस तरह से मेरा ये बहुत पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ रत्ना जी। और मतलब आप अमेजिंग, बहुत अच्छे मतलब इस तरह से मैंने खुल के इतना एक्सप्रेस मैंने शायद ही कहीं किया है। चलो ग्रेट, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया आपसे मिलके। और मेरे लिए तो ये बहुत, मैं थोड़ा ना नर्वस थी कि मैं इनके साथ कर रही हूँ जो पहले से ही कैमरा लाइट्स जिनको बहुत अच्छे से पता है। मुझे Great. इतना, सही बताऊं तो इतना ज्ञान नहीं है, अरे नहीं, बट आप- ठीक है। आपने बहुत कैजुअली, बहुत सटल और बहुत अच्छे से आपने पूछा। चलिए, ग्रेट टॉकिंग टू यू थैंक यू, एंड थैंक यू विश सो यू मच। बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। आपका बहुत बहुत मतलब आज ए करियर शुड ग्रो मोर एंड मोर एंड आई वुड लाइक टू सी यू एवरीवेयर। थैंक यू सो That's मच। Yeah. आप प्रे करिएगा, सब लोग प्रे करें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एंटरटेन करूं लोगों को, और बेस्ट से बेस्ट अपने आर्ट फॉर्म्स को आगे लाऊं और क्रिएट करूं चीजों को। Thank you. थैंक यू, Great. थैंक यू सो मच।